प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 261। मैंने जल्दबाजी कर दी। सच कहूं तो अगर कुणाल शाह कोई योद्धा होता तो देवांश ठाकुर ने उसे इतना पीटा होता कि उसका हुलिया बिगाड़ देता और उसे दक्ष तर्क के 7वें चरण की असली ताकत का एहसास करा देता। बदकिस्मती से कुणाल शाह बस एक आम इंसान था, इसलिए देवांश के पास उसकी बकवास सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस बीच उसने अपनी दिव्य दृष्टि फैला दी थी और ईशा देशमुख की हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए था। ये जानने से पहले कि ईशा देशमुख सोलापुर आएगी, देवांश ने अपने काम करने का एक अलग ही तरीका सोच रखा था। देवांश के अनुमान के मुताबिक उस तांत्रिक की फूंक फूंक कर कदम रखने वाली आदत को देखते हुए उदय ग्रुप के पीछे का मास्टरमाइंड मदन सेठ को भड़काने की नाकाम कोशिश के बाद महाराष्ट्र से दूर भाग गया होगा। हालांकि उदय ग्रुप का मालिक देशमुख परिवार का सदस्य नहीं था, लेकिन ये जग जाहिर था कि उदय ग्रुप की पीठ पर दक्षिण के देशमुख परिवार का हाथ है। इसलिए देवांश को यकीन था कि वह तांत्रिक नॉर्थ मुंबई के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाना जारी रखेगा। नॉर्थ मुंबई के इलाकों में सबसे कमजोर बिना किसी शक के सोलापुर था, जिसकी कमान हाल ही में बदली थी। ऊपर से सोलापुर का नया नेता 20-21 साल का एक नौजवान था, जिसके पास कोई खास रुतबा नहीं था, जिससे उसके लिए सोलापुर की पुरानी ताकतों को दबाना नामुमकिन था। उस तांत्रिक की नजरों में यह एक जीता जागता शिकार था, काबिलियत में कम मगर ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ और जाहिर है तरह तरह की ख्वाहिशों से भरा हुआ, यानी श्राप देकर काबू में करने के लिए सबसे मुफीद। इसलिए देवांश को पक्का यकीन था कि वह तांत्रिक रोहन देशमुख पर श्राप का प्रयोग करने सोलापुर जरूर आएगा। उस तांत्रिक को पकड़ने के लिए देवांश रोहन देशमुख से मिल नहीं सकता था और उसे अपनी पहचान भी छुपानी थी, वरना जरा सी भी आहट उस तांत्रिक को चौंका सकती थी, जिससे वह दोबारा छिप जाता और रोहन पर हमला करने का अपना इरादा बदल देता। इन्हीं वजहों से देवांश महाराष्ट्र के मामलों को निपटाने के बाद तुरंत हाई स्पीड ट्रेन पकड़कर सोलापुर आ गया था, ताकि वह शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर सके। एक बार सोलापुर पहुंचने के बाद जैसे ही वह तांत्रिक रोहन देशमुख पर कोई चाल चलता, देवांश को तुरंत पता चल जाता। आखिरकार जब उसने हरिहरेश्वर में पहाड़ की चोटी से नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए रोहन को नीचे लात मारी थी, तभी उसने उस पर एक निशान छोड़ दिया था। और चूंकि वह खुद इस वक्त सोलापुर में ही था, तो वह पलक झपकते ही वहां पहुंच सकता था। ये देवांश का पिछला प्लान था। बिना किसी बाहरी मदद के वह उस तांत्रिक को फंसा सकता था और सिया के लिए खतरा बने एक बड़े छिपे हुए दुश्मन को खत्म कर सकता था। ये प्लान पहले एकदम सही था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हाई स्पीड ट्रेन में उसकी मुलाकात कशिश खन्ना और उसके ग्रुप से हो जाएगी, और तो और किस्मत से कुणाल शाह भी मिल जाएगा, जिसे उसने काफी समय से नहीं देखा था। इसने उसके पिछले प्लान को और भी बेहतर बना दिया, क्योंकि इन लोगों की मौजूदगी में वह अपनी पहचान को और भी बेहतर तरीके से छिपा सकता था। इसलिए उसे यश और रणवीर गिल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जल्दी नहीं थी, बल्कि वह उनके बीच घुल मिल गया, ताकि यह बात पक्की हो जाए कि वह गुरु देवांश नहीं है। आखिरकार कोई भी सिद्ध महागुरु आम लोगों के झुंड द्वारा मजाक का पात्र नहीं बनता। देवांश को जिस बात की और भी कम उम्मीद थी, वह ये थी कि उसका सामना देशमुख परिवार के सदस्यों से हो जाएगा। हालांकि उसने खुद विश्लेषण किया था कि ईशा देशमुख खन्ना परिवार के प्रति गलत इरादे रखती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उस औरत की चालें इतनी गहरी होंगी कि वह अपनी ही सबसे अच्छी दोस्त को धोखा दे देगी। खैर, ये भी अच्छा ही था, कम से कम देवांश के लिए इससे उस तांत्रिक की सटीक लोकेशन पता करना आसान हो गया।
क्योंकि ईशा देशमुख के सारे प्लान्स को देखते हुए वह तांत्रिक की सफलता के बाद ही हरकत में आएगी, और ईशा के सतर्क स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से रोहन देशमुख से खुद मिलकर ये तसल्ली करेगी कि वह वाकई काबू में है या नहीं। तांत्रिक को भी ये साबित करने के लिए कि रोहन काबू में है, जाहिर तौर पर वहां मौजूद रहना होगा। इस तरह देवांश को बस ईशा देशमुख पर कड़ी नजर रखनी थी और वह एक तीर से दो शिकार कर सकता था। यही वजह थी कि देवांश को जाने की कोई जल्दी नहीं थी और उसने अपनी दिव्य दृष्टि ईशा पर लगा रखी थी। बस कुणाल शाह इन सब बातों से बेखबर था। उसे अभी भी लग रहा था कि सोफे पर चुपचाप लेटे देवांश को कोई ऐसी अंदरूनी मर्दाना समस्या है जिसे वह बता नहीं पा रहा। तो वह धड़ाम से कॉफी टेबल पर बैठ गया, देवांश को सहानुभूति भरी नजरों से देखते हुए एक गहरी आह भरी और बोला, हाँ भाई, लोहे की कमर भी इतनी खपत बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह मेरी ही लापरवाही थी कि मैंने तुझे वापस जाकर फिर से मशीन चलाने को कहा। देवांश को थोड़ा हैरान देखकर कुणाल शाह बड़े गर्व से बोला, ये कैसी नजरों से देख रहा है? मैंने शून्य से शुरुआत करके करोड़ों की कंपनी खड़ी की है, तुझे क्या लगता है मुझ में इतनी विश्लेषण करने की भी अक्ल नहीं है? देवांश की हिकारत भरी नजरों से कुणाल शाह का मूड खराब हो गया और उसने तुरंत अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली, मानो विश्लेषण का पोस्टमार्टम करने जा रहा हो। मैंने अभी कहा तू आसानी से 3 करोड़ निकाल सकता है, जिसका मतलब है तेरे कार्ड में इससे कहीं ज्यादा होंगे। आखिरकार तुझे अभी भी पीहू के इलाज के लिए पैसे बचाने हैं। सिर्फ 2-3 साल में रिया कपूर से इतना पैसा निकलवाने का मतलब है कि तूने इन पिछले कुछ सालों में जबरदस्त मेहनत की है। इंसान तो छोड़, एक सांड की कमर भी इतना अत्याचार नहीं झेल सकती। ऊपर से इस बार तू महाराष्ट्र से अकेले सोलापुर भाग आया और तू यात्रा पर भी है। साला, ऐसा लग रहा है जैसे तू स्वास्थ्य लाभ के लिए भागा है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई जो तुझे वापस जाने को कहा। क्या ये तुझे आग के दरिया में धकेलने जैसा नहीं होता? तू इतनी देर से विश्लेषण कर रहा है और नतीजे में सिर्फ यह अश्लील बकवास ही सूझी। देवांश के पास शब्द नहीं थे। कभी कभी नजरों से किसी का कत्ल करने की इच्छा को छुपाना नामुमकिन हो जाता है। कुणाल शाह खड़ा हो गया, किसी भी पल भागने को तैयार, लेकिन फिर भी चुनौती देते हुए पूछा, छोड़ न यार, अश्लील है या नहीं, बस ये बता मेरा विश्लेषण सही है या नहीं? सही, मेरा घंटा। देवांश ने सोफे से एक कुशन उठाया और कुणाल की तरफ दे मारा। कुणाल, जो पहले से तैयार था, बच निकला और हंसते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद उनका ऑर्डर किया हुआ खाना पहियों वाली ट्रॉली पर अंदर आया। दोनों ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई, जमकर मांस खाया और शराब पी, बिना किसी शराफत के। पास खड़ा वेटर इन सब का आदी था। आखिरकार फरहान कुरैशी तो इन दोनों से भी ज्यादा जंगली हुआ करता था। कम से कम ये दोनों एक से बढ़कर एक हैंडसम तो थे। खासकर वह जिसका सरनेम ठाकुर था, वह तो किसी मशहूर फिल्म स्टार जैसा दिखता था। उन्होंने काफी देर से खाना खाया। जब तक वे निपटे, रात के 10 बज चुके थे। कुणाल शाह थोड़ी शराब पीने के बाद जिद करने लगा कि देवांश को कंपनी के भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए। यहाँ तक कि कहने लगा कि देवांश ही चेयरमैन है और उसे कंपनी के हालात समझने होंगे। देवांश ने पहले सोचा कि वह वैसे भी खाली बैठा है, तो उसने कुणाल की कंपनी का ढांचा और स्ट्रक्चर सुनने का मन बना लिया। लेकिन बहुत जल्द उसका दिमाग सतर्क हो गया। जिस निशान को उसने रोहन देशमुख पर लात मार कर लगाया था, उसमें हरकत हुई जो इशारा कर रही थी कि तांत्रिक रोहन पर अपनी चाल चल रहा है। थोड़ी देर महसूस करने के बाद देवांश ने दिशा का मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया। जैसे ही वह हिलने वाला था, उसकी दिव्य दृष्टि ने महसूस किया कि ईशा देशमुख किसी का फोन उठा रही है, और फिर वह तैयार होकर कमरे से निकल गई। ये लगभग वैसा ही था जैसा उसने पहले विश्लेषण किया था। देवांश ने अपने सामने बैठे कुणाल शाह को देखा, जो धारा प्रवाह बोले जा रहा था, और उसके मन में आया कि इसे बता दे कि असली विश्लेषण क्षमता क्या होती है। इसे कहते हैं विश्लेषण क्षमता। ईशा को जाता देख देवांश की कुणाल की कंपनी के ढांचे में दिलचस्पी तुरंत खत्म हो गई। इसके बजाय उसने नशे में होने का नाटक किया और ऊपर चला गया, किसी भी खाली बेडरूम में घुस गया और फिर अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। वह सीधे बालकनी की तरफ गया, रेलिंग के ऊपर से कूदा और बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे उतर गया, झील की सतह पर चलते हुए। कुछ ही तेज कदमों में वह ईशा देशमुख के विला के बाहर प्रकट हो गया। जिस दिशा में ईशा गई थी, उधर एक नजर डालने के बाद उसकी आकृति एक झटके में गायब हो गई और अंधेरे में पूरी तरह विलीन हो गई, बिना कोई निशान छोड़े। अध्याय 262। सोलापुर अब मेरी मुट्ठी में है। सोलापुर में करीब 100 एकड़ में फैले एक आलीशान मैंशन के भीतर रोहन देशमुख पागलों की तरह पुरानी और नई ताकतों के बीच हो रहे झगड़ों की रिपोर्ट निपटा रहा था। अगर इन झगड़ों को सही से नहीं संभाला गया तो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा, यानी एक को छेड़ो और पूरा ढांचा हिल जाए। सोलापुर में मौजूदा हालात उसने बड़ी मुश्किल से हासिल किए थे, वो भी कियारा सिंघानिया और काका मोहन की मदद से। अगर उसने जरा सी भी लापरवाही बरती तो यह मुश्किल से बना संतुलन तुरंत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा।
इसलिए रोहन चिंता से आधा हुआ जा रहा था, दिन रात काम कर रहा था, सिर्फ सोलापुर को अच्छे से संभालने के लिए। उसे डर था कि उसकी कोशिशें कम पड़ जाएंगी और वह देवांश को निराश कर देगा। रात के 10 बजने वाले थे। कायदे से रात का नाश्ता 9:30 बजे तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसका कोई नामोनिशान नहीं था। इतना ही नहीं, उसे ये भी महसूस हो रहा था कि आज रात ऐसी बढ़ी और अंडर फ्लोर हीटिंग ठीक से काम नहीं कर रहे थे। उसके पूरे शरीर में पैरों के तलवों से लेकर ऊपर तक धीरे धीरे ठंडक महसूस होने लगी। शुरुआत में उसे लगा कि रात भर काम करने की वजह से उसे सर्दी जुकाम हो गया है, लेकिन उसने अपना माथा छूकर देखा तो वह गर्म नहीं था, इसके उलट वह थोड़ा ठंडा ही था। फिर उसने सोचा कि शायद उसे भूख लगी है, इसीलिए ठंड लग रही है। लेकिन उसने कई बार आवाज लगाई और किसी ने जवाब नहीं दिया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसने अपनी डेस्क से अपनी सुरक्षा वाली पिस्तौल निकाली और जैसे ही वह स्टडी के दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसने जोर से आवाज लगाई, काका मोहन। सोलापुर का नियंत्रण लेने के बाद से कियारा सिंघानिया ने सीधे काका मोहन को रोहन की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था। जहां तक उसकी खुद की बात थी, हालांकि उसकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं था, लेकिन वह मूल रूप से हमेशा रोहन के साथ ही रहती थी, इसलिए कोई वास्तविक खतरा नहीं था। ना जाने क्यों आज रात, चाहे उसने कितनी भी बार काका मोहन को पुकारा, किसी ने जवाब नहीं दिया। वह विशाल स्टडी रूम और यहाँ तक कि पूरा मेंशन वीरान लग रहा था। जब रोहन बेहद उलझन में था, तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, चिल्लाना बंद करो। अगर कुछ अनहोनी नहीं हुई तो वह अब तक शहर के बाहर किसी का पीछा कर रहा होगा। आवाज सुनकर रोहन तेजी से पलटा और देखा कि एक नौजवान जो लंबा चोगा पहने हुए था और शायद उससे कुछ ही साल बड़ा होगा, उस कुर्सी के पीछे खड़ा था जहां वह अभी बैठा था। ये कब अंदर आया, उसे पता क्यों नहीं चला? जब से रोहन ने गुरु देवांश के कारनामे देखे थे, वह जानता था कि इस दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो आपसे ज्यादा काबिल होते हैं, इसलिए वह सिर्फ चौंका था, डरा नहीं था। कौन हो तुम? रोहन ने पूछा, फिर दबाव डालते हुए कहा, क्या तुम फरहान कुरैशी के आदमी हो? लंबे चोगे वाला नौजवान सीधे कुर्सी पर बैठ गया, उसे एक पल के लिए ध्यान से टटोला, फिर बिना किसी औपचारिकता के मेज पर रखे गोपनीय दस्तावेजों को देखने लगा। इनमें से कोई भी दस्तावेज अगर लीक हुआ तो सोलापुर में निश्चित रूप से भूचाल आ जाएगा। इसलिए रोहन ने एक पल की भी देरी नहीं की और एक कदम बढ़ाकर उन दस्तावेजों को बचाने के लिए लपका। लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, उसे इतनी जबरदस्त ठंड लगी कि उसकी हरकतें सुस्त पड़ गईं। और ठीक उसी वक्त लंबे चोगे वाले नौजवान ने अचानक उन दस्तावेजों को बंद कर दिया, जैसे उसे उनमें कोई दिलचस्पी न हो। फिर वह कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, रोहन को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मैं कौन हूँ? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है, क्या तुम सोलापुर पर पूरी तरह से राज करना चाहते हो? रोहन कैसे नहीं चाहेगा, ये तो उसका सपना था। बदकिस्मती से उसके पास न तो गुरु देवांश जैसा हुनर था, न ही उनका जैसा फैसला लेने वाला दिमाग, तो सोलापुर को काबू करना ये कितना आसान हो सकता था। इसके अलावा अगर खुद गुरु देवांश भी आ जाते तो शायद वे भी पुरानी और नई ताकतों के बीच के झगड़ों को ठीक से न सुलझा पाते। आखिरकार रणभूमि सिर्फ मारकाट के बारे में नहीं है, यह इंसानी रिश्तों और सामाजिक तौर तरीकों के बारे में भी है। भले ही तुम उन सभी बागी पुरानी ताकतों को मार डालो, क्या उनके रिश्तेदार और दोस्त विरोध करने के लिए सामने नहीं आएंगे? तब क्या तुम उन सबको मार डालोगे? ये पुराने जमाने में भले ही जायज रहा हो, लेकिन अब कानून का राज है। ऐसा करने का एकमात्र नतीजा ये होगा कि वह सोलापुर का नया नेता सीधे उम्र कैद के लिए जेल जाएगा। और दिखावे की वफादारी और बड़ों से धोखा जैसी चीजें कुछ लोगों को मारने से हल नहीं होती। सबसे आसान उदाहरण, रोहन ने पहले ही आदेश दे दिए थे कि नई ताकतें पुरानी ताकतों से न उलझें, लेकिन कुछ गर्म खून वाले नौजवान पुरानी ताकतों द्वारा रोहन को चमचा कहे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सके और भिड़ गए। ऐसे हालात में क्या नई ताकतों के उस नौजवान को जिसने पहले हाथ उठाया सजा दी जानी चाहिए या नहीं? संक्षेप में, बहुत मुश्किल है। तो जब लंबे चोगे वाले नौजवान ने पूछना खत्म किया, रोहन ने सिर हिलाया और हंसा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? अगर मुझे पूरा भरोसा नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने आता? लंबे चोगे वाले नौजवान ने मुस्कुराते हुए पलटकर पूछा। रोहन ने ये सुना और हिकारत से नाक सिकोड़ी, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश से भी ज्यादा तोप हो, है ना? लड़ाई में उन्हें हराने के अलावा बाकी हर मामले में मैं वाकई उनसे बेहतर हूँ। और कुछ खास हालात में शायद वे मुझे हरा भी ना पाएं। उसके शब्दों में गजब का आत्मविश्वास था। हाँ, रोहन ने पूरी हिकारत भरे चेहरे के साथ कहा, कैसे खास हालात? सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि अगर गुरु देवांश के हाथ पैर तोड़ दिए जाएं तो तुम उन्हें पूरी तरह हरा सकते हो? इन बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सोलापुर पर पूरा नियंत्रण चाहते हो?
लंबे चोगे वाले नौजवान ने रोहन से और बहस नहीं की, बल्कि बातचीत को वापस मुख्य मुद्दे पर ले आया। तुम पहले मुझे जवाब दो, तुम मेरी मदद करने का क्या प्लान बना रहे हो? रोहन ने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। लंबे चोगे वाले नौजवान ने यह सुना और मन ही मन सिर हिलाया। लगता है तुम जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें साफ बता दूं, जिस काका मोहन के भरोसे तुम हो वो इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाले, तो मेरे पास बहुत समय है। चूंकि तुम्हारे पास इतना समय है तो तुम मुझे ये क्यों नहीं बता देते कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे? रोहन चौड़ा होकर मुस्कुराया, लेकिन उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल अभी भी उस शख्स पर तनी हुई थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लंबे चोगे वाले नौजवान ने यह सुना, उंगली से पिस्तौल की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या तुम हमेशा मदद मांगते वक्त लोगों पर बंदूक तानते हो? हाँ, यह मेरी निजी आदत है। तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रोहन ने सिर हिलाया। उसका चेहरा जरा भी लाल नहीं पड़ा और दिल की धड़कन नहीं बढ़ी। उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, और ऐसा लगता है कि यह तरीका बहुत काम करता है। मुझे हमेशा सही जवाब मिलते हैं। तो क्या तुम भी जवाब देना चाहते हो? अपनी बात खत्म करने के बाद रोहन ने सीधे अपने अंगूठे से सेफ्टी लॉक खोल दिया, किसी भी पल फायर करने के लिए तैयार। लंबे चोगे वाला नौजवान, वह बोला नहीं, बल्कि पास रखी चायदानी उठाए, एक नया प्याला खोला और अपने लिए चाय डालने लगा। रोहन, तुम्हारी हरकतों से लग रहा है कि तुम्हारा जवाब देने का कोई इरादा नहीं है। हम लंबे चोगे वाले नौजवान ने कंधे उचकाए, चाय डालना जारी रखा, बोलने का कोई इरादा नहीं दिखाया। ये देखकर रोहन ने सिर हिलाया, फिर ठंडे स्वर में फुफकारा, तो फिर अपना जवाब अपने पास रखो और साथ में न रख जाओ। इतना कहकर रोहन ने लंबे चोगे वाले नौजवान के सिर पर निशाना साधा और सीधे ट्रिगर दबा दिया। ठाया, गोली चलने की आवाज गूंजी और तीखी गोली हवा को चीरती हुई सनसनाती निकल गई। इतनी कम दूरी से रोहन को भरोसा था कि गुरु देवांश के अलावा वह रणभूमि के किसी भी सदस्य का भेजा उड़ा सकता है। हालांकि जैसे ही वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, एक बर्फ की दीवार तेज गति से डेस्क से ऊपर उठी और फिर उस गोली को जबरदस्ती रोक दिया जो किसी टूटे हुए बांस की तरह बेरोक-टोक आ रही थी। अब क्या तुम मुझे जवाब दे सकते हो? क्या तुम सोलापुर पर पूरा नियंत्रण चाहते हो? लंबे चोगे वाले नौजवान ने प्याला उठाया, गर्म चाय की एक चुस्की ली, पूरी तरह से इत्मीनान में, जैसे कि उसके सामने सब कुछ उसके काबू में हो। उसके होंठों के कोने अनजाने में थोड़े ऊपर मुड़ गए। सोलापुर पहले ही उसकी मुट्ठी में था। अध्याय 263। ईशान देशमुख, क्या यही तुम्हारा तरीका है? हालांकि रोहन अपने सामने हो रही हर चीज से हैरान था, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गया। आखिरकार उसने उस दिन हरिहरेश्वर में पहाड़ की चोटी पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला नजारा देखा था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि वह इस लंबे चोगे वाले नौजवान को देवांश ठाकुर जैसी ही बिरादरी का मान रहा था। हालांकि इस दौरान उसकी देवांश से ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन कियारा सिंघानिया और काका मोहन के साथ अपनी बातचीत के जरिए उसे योद्धाओं की दुनिया की एक मोटी समझ मिल गई थी, और यह भी अंदाजा हो गया था कि इस वक्त देवांश कितना असामान्य था। एक सिद्ध महागुरु, ये वो लक्ष्य था जिसका पीछा योद्धा अपनी पूरी जिंदगी करते थे। फिर भी देवांश ने इसे बिना किसी मेहनत के हासिल कर लिया था, और ऐसा लगता था कि वह वाकई इस खिताब के लायक है। इसलिए लंबे चोगे वाले नौजवान के कारनामे देखकर रोहन ने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि वह भी एक बेमिसाल महागुरु है जो आंतर शक्ति का प्रक्षेपण करने में सक्षम है। इसी आधार पर जब रोहन ने उस नौजवान का सवाल सुना तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया, हाँ, यह मेरा सपना है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, गर्म लकड़ी के फर्श से एक दिखाई देने वाला काला धुआं बाहर निकला, और इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वह सीधा उसकी पिंडली में घुस गया और गायब हो गया। यह क्या है? तुमने मेरे साथ क्या किया? रोहन को कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि वह काली चीज निश्चित रूप से अच्छी नहीं थी। लंबे चोगे वाले नौजवान ने कंधे उचकाए और मुस्कुराया, ये तुम्हारी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने में मदद करने के लिए एक अच्छी चीज है। जब तक तुम विरोध नहीं करोगे, अपने दिल की आवाज सुनोगे और जो तुम करना चाहते हो वो करोगे, तुम सोलापुर को एक कर सकते हो। जैसे कि तुम पहले ही मेरे श्राप की चपेट में आ चुके हो। वो सारी तथाकथित आवाजें जो तुम सुन रहे हो वो वही हैं जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। अब तुम पूरी तरह से मेरी कठपुतली बन चुके हो। मैं तुम्हें जो करने को कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। और यह एक ऐसा बदलाव है जो अवचेतन स्तर पर होता है। अगर तुम्हारा दोस्त गुरु देवांश यहाँ खुद मौजूद होता तब भी उसे कुछ गड़बड़ नहीं लगती। पिछली बार मदन सेठ के साथ हुए अनुभव के बाद इस बार उसने जो श्राप दिया था वह और भी गहरा था, जिससे उसे इतना भरोसा मिला था। और रोहन, ये सोचते हुए कि वह सोलापुर को एक कर सकता है और देवांश की चिंताएं दूर कर सकता है, अपने संदेहों के बावजूद उसने अब और विरोध नहीं किया और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया।
जल्द ही उसे अपने दिमाग में कुछ बाहरी चीजें महसूस हुई, जिससे शुरुआत में उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन जल्दी ही ये दर्द गायब हो गया और उसकी जगह सोचने के एक बिल्कुल नए तरीके ने ले ली। डेस्क पर पड़े अनगिनत झगड़ों के दस्तावेज इस पल उसकी नज़रों में बिल्कुल बेकार थे। उसे बस काका मोहन की ज़रूरत थी, जो लोगों का नेतृत्व करें और सब कुछ साफ कर दें। जो कोई भी असहमत होगा उसे सीधे मार दिया जाएगा। अब उसे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। वह मानने को तैयार नहीं था कि एक काका मोहन छोटे से सोलापुर को काबू नहीं कर सकते। अगर काका मोहन वाकई यह नहीं कर पाए तो वह खुद मैदान में उतर सकता है। देवांश के साथ उसके रिश्ते को देखते हुए अगर उसे बस थोड़ी सी चोट भी लगी तो देवांश हजारों मील दूर से उसका बदला लेने जरूर आएगा। तरीका थोड़ा सख्त हो सकता है, लेकिन नाजुक मौकों पर असाधारण तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब मुख्य बात यह थी कि देवांश के लिए स्थिति को जल्दी से स्थिर किया जाए। एक बार जब वह ये समझ गया तो उसे लगा जैसे वह किसी सपने से जागा हो। अब उसे पहले जैसी घबराहट नहीं थी और उसकी आंखें आत्मविश्वास और गर्व से भर गईं। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि वह डेस्क के ठीक सामने खड़ा है। अरे, क्या मैं दस्तावेज निपटाने के लिए कुर्सी पर नहीं बैठा था? मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? और मैंने हाथ में बंदूक क्यों पकड़ रखी है? रोहन ने अपने सामने डेस्क और कुर्सी को देखा। गहरी सोच में भौहें सिकुड़ी। उसे याद नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था। सबसे अहम बात यह थी कि लंबे चोगे वाला नौजवान साफ तौर पर सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे नजरअंदाज कर रहा हो। उसे सिर्फ एक खाली कुर्सी दिखाई दे रही थी। उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे कुर्सी की तरफ चला गया। वह बैठकर काका मोहन को फोन करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम भी चलता, लंबे चोगे वाला नौजवान बोला, यहाँ मत बैठो। ये सुनते ही रोहन के विचार तुरंत बदल गए। वह न केवल रुका बल्कि खुद से बड़बड़ाया, मैं इतनी देर से बैठा हूँ, थोड़ा घूम लेना अच्छा रहेगा। तो वह तुरंत मुड़ा, पिस्तौल को कॉफी टेबल पर रखा और बाहर टहलने जाने का प्लान बनाया। ये साफ तौर पर लंबे चोगे वाले नौजवान का आदेश था, लेकिन रोहन के लिए यह उसकी अपनी स्वतंत्र चेतना में बदल गया। यहाँ तक कि उसे खुद को धोखा देने की अनुमति भी मिल गई, जिससे उसे लगा कि उसके सारे चुनाव उसके अपने हैं। वह पूरी तरह से बेखबर था कि यह सब लंबे चोगे वाले नौजवान का इरादा था। बस स्टडी में इंतजार करो, थोड़ी देर में एक महिला तुमसे मिलने आएगी। उस समय प्रवेश द्वार पर बॉडीगार्ड्स को कह देना कि उसे बिना किसी रोक टोक के आने दें, लंबे चोगे वाले शख्स ने फिर कहा। ये सुनकर रोहन ने भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए सोचा, फिर खुद को समझाया, रहने दो, बाहर बहुत अंधेरा है। अगर किसी सांप ने काट लिया तो लेने के देने पर जाएंगे। वैसे भी मुझे याद है कि एक महिला मुझसे मिलने आने वाली है। अगर उसका कोई ज़रूरी काम हुआ तो यह अच्छा नहीं होगा अगर वह मुझे ढूंढ ना पाए। इस बिंदु पर रोहन ने जैसे किसी अजीब मजबूरी के तहत प्रवेश द्वार पर सुरक्षा चौकी को फ़ोन मिलाया और निर्देश दिया कि एक महिला उससे मिलने आएगी और उन्हें उसे स्टडी में लाना चाहिए। ये बदलाव रोहन के लिए इतने सहज और बिना किसी रुकावट के थे कि उनमें इंसानी दखल का कोई निशान नहीं दिख रहा था। लेकिन कुर्सी पर बैठा लंबे चोगे वाला नौजवान अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वह अपनी कलाकारी से बहुत संतुष्ट था। उसकी हंसी थमने के बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और ईशा देशमुख का नंबर डायल किया। तुम अब आ सकती हो। लंबे चोगे वाले नौजवान का कॉल मिलने के बाद ईशा देशमुख तुरंत समदा ऊंचाइयों से रोहन देशमुख के आलीशान एस्टेट के लिए निकल पड़ी। हालांकि वह भी बहुत बेचैन थी। उसे चिंता थी कि ये दूसरे पक्ष द्वारा बिछाया गया जाल है, लेकिन दक्षिण के देशमुख परिवार के मुख्य हिस्से में घुसने के लिए कुछ जोखिम तो उसे उठाने ही थे। और अगर ये दूसरे पक्ष का जाल भी होता तो वह बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि उसके पास अपना भरोसा था। उसने पहले ही कशिश खन्ना पर 24 घंटे नजर रखने के लिए लोगों का इंतजाम कर दिया था। जब तक कि सरकारी मशीनरी शामिल न हो, उसे पूरा भरोसा था कि कोई भी उसे समुद्र हाइट्स से नहीं ले जा सकता। ये फुल प्रूफ था। उसका काफिला जल्दी ही रोहन के एस्टेट पर पहुंच गया। उसने उम्मीद की थी कि उसे रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि गेट पर तैनात गार्ड्स ये जानकर कि यह वह है, सीधे बड़ा गेट खोल देंगे और पूरे काफिले को अंदर आने देंगे। इसने ईशा को बहुत हैरान कर दिया और वह सोचने पर मजबूर हो गई, क्या उस बंदे ने वाकई सोलापुर के ड्रैगन हेड को पूरी तरह अपना गुलाम बना लिया है। काफिला रुकने के बाद लगभग कोई भी उनसे पूछताछ करने नहीं आया। बस एक बॉडीगार्ड उसे रोहन की स्टडी की तरफ ले गया, ये कहते हुए कि मिस्टर देशमुख काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। इस लहजे से ऐसा लग रहा था कि यह सोलापुर का ड्रैगन हेड उसके साथ पूरी तरह मेहमान जैसा बर्ताव कर रहा है। हालांकि वह अभी तक सोलापुर के लीडर से नहीं मिली थी, लेकिन ईशा अब मूल रूप से आश्वस्त थी कि वह बंदा कामयाब हो गया है। बॉडीगार्ड के मार्गदर्शन में ईशा स्टडी में दाखिल हुई और फिर उसने देखा कि वह बंदा डेस्क के पीछे वाली कुर्सी पर बेशर्मी से बैठा है, पूरी तरह इत्मीनान में। और सोलापुर का ड्रैगन हेड रोहन देशमुख कॉफी टेबल के पीछे सोफे पर बैठा था,
अपने हाथ में दस्तावेज देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस बंदे को नजरअंदाज कर रहा हो। उसके सामने कॉफी टेबल पर एक पिस्तौल भी रखी थी। उसे अंदर आते देख रोहन खड़ा हुआ, मुस्कुराया और हाथ बढ़ाया। मैंने सुना है कि आपको मुझसे कोई जरूरी काम है, बताए क्या बात है। रोहन के साथ एक संक्षिप्त हाथ मिलाने के बाद ईशा ने अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने लंबे चोगे वाले नौजवान की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या तुम उसे देख सकते हो? रोहन ने डेस्क के पास वाली कुर्सी पर नजर डाली और फिर हंसा। मिस, आपको मजाक करना बहुत पसंद है। वहाँ कोई नहीं है। बताए आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या काम है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ईशा बहुत हैरान थी। तुम सच में उसे नहीं देख सकते? साथ ही तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और तुमने मेरे काफिले को अंदर आने की हिम्मत की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे देशमुख परिवार को उखाड़ फेंकूंगी? कुछ गहरी सांसें लेने के बाद ईशा ने आखिरकार खुद को संभाला। मैं दक्षिण के देशमुख परिवार की ईशा देशमुख हूँ। दक्षिण का देशमुख परिवार? रोहन के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने लापरवाही से कॉफी टेबल से पिस्तौल उठाए, ईशा के माथे पर तानी और ठंडे स्वर में पूछा, सोलापुर आना एक बात है, लेकिन तुमने मेरे घर में घुसपैठ करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें जीने से मन भर गया है? ईशा ने भौहें सिकुड़ी लंबे चोगे वाले नौजवान की तरफ देखा और नाराजगी से कहा, ईशान देशमुख, क्या यही तुम्हारा तरीका है या तुम्हारा इरादा शुरू से ही किसी और के जरिए मुझे मरवाने का था? अध्याय 264। उठने और सुसु करने का समय हो गया। ईशान नाम के उस नौजवान ने ईशा की बात सुनकर बस एक हल्की मुस्कान दी, फिर रोहन से कहा, बंदूक नीचे रखो और उसकी किसी भी शर्त को मान लो। जैसे ही ये शब्द गिरे, रोहन के चेहरे पर तुरंत दर्द का भाव आ गया। ये साफ था कि वह एक भयंकर आंतरिक संघर्ष में उलझा हुआ था। भले ही उसका हाथ बहुत कांप रहा था, फिर भी उसने उसे नीचे नहीं किया, उसे ईशा के सिर पर तान कर रखा। मैंने कहा, बंदूक नीचे रखो। ईशान ने अपना चाय का प्याला उठाया। बोलते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं और आवाज ठंडी हो गई। ये सुनकर रोहन ने अपना सिर टेढ़ा कर लिया। उसका चेहरा विकृत होने लगा। वह बेहद दर्द में लग रहा था। बंदूक थामे उसका हाथ लगातार कांप रहा था, फिर भी उसने उसे नीचे करने से इनकार कर दिया, जबकि उसका बायां हाथ पहले ही उसके दाहिने हाथ को जबरदस्ती नीचे दबाने की कोशिश करने लगा था। उसके बाएं और दाएं हाथ के बीच का संघर्ष लगभग 10 सेकंड तक चला और रोहन के चेहरे पर खूंखार भाव आखिरकार गायब हो गया, जिसकी जगह लगभग एक शांत ठहराव ने ले ली। यहाँ तक कि रोहन ने ईशा से कहा, माफी चाहता हूँ, मैंने तमाशा बना दिया। फिर उसने ईशा को अपने सामने बैठने का इशारा करते हुए हाथ बढ़ाया। हालांकि ईशा ने बहुत पहले सुना था कि तांत्रिक का श्राप लोगों को मोहित कर सकता है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना चमत्कारी होगा जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को इतनी बारीकी से बदल सके। इसलिए उसके बैठने के बाद उसने ईशान की तरफ देखा, फिर जानबूझकर रोहन से पूछा, मिस्टर देशमुख, आप अचानक बंदूक नीचे रखने को तैयार क्यों हो गए? ये सुनकर रोहन अजीब तरह से हंसा। माफ कीजिए, आपने मुझे तमाशा बनाते देखा। मैं बहुत उतावला हो गया था और भूल गया कि थोड़ी सी जल्दबाजी एक बड़े प्लान को खराब कर सकती है। इसके अलावा चूंकि आप अपनी मर्जी से मेरे पास आए हैं, तो आपके पास चर्चा करने के लिए जरूरी मामले होंगे। क्या हो अगर आपको गुरु देवांश ने भेजा हो? क्या मेरी गोली गुरु देवांश के जरूरी प्लान्स को बर्बाद नहीं कर देती? रोहन की सफाई सुनकर ईशा की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने अपना सिर घुमाकर ईशान को देखा और अचानक उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये बंदा बहुत खौफनाक था। वह सीधे अवचेतन से किसी व्यक्ति की तार्किक सोच को बदल रहा था। अगर उसने उसके साथ भी ऐसा ही किया तो क्या वह भी उसकी कठपुतली नहीं बन जाएगी, बिल्कुल रोहन की तरह? सबसे अहम बात यह थी कि उसे पता भी नहीं चलेगा। ईशान के होंठों पर हल्की मुस्कान और उसे सिर हिलाते देख ईशा बुरी तरह भागना चाहती थी, जितना दूर हो सके भागना चाहती थी और उस बंदे को कभी दोबारा नहीं देखना चाहती थी। लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि कोई भी आक्रामक हरकत उसके बदले को भड़का सकती है। इसके अलावा वह इस बार अकेली नहीं आई थी। अगर ईशान ने उसके खिलाफ कोई चाल चलने की हिम्मत की तो उसका अनुमान था कि जिस पल उसकी उंगली उठेगी उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। अपने भरोसे को याद करते हुए ईशा ने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर रोहन से कहा, क्या आप मेरी किसी भी शर्त को बिना किसी शर्त के मान लेंगे? रोहन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? ईशा ये परखना चाहती थी कि उस बंदे का काला जादू किसी व्यक्ति को कितना नियंत्रित कर सकता है। इसलिए उसने रोहन से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप पूरे सोलापुर को दक्षिण के देशमुख परिवार में शामिल कर दें और नॉर्थ मुंबई के खिलाफ देशमुख परिवार का बायां हाथ बने। नामुमकिन। इससे पहले कि रोहन आखिरी शब्द पूरा कर पाता, डेस्क के पीछे से ईशान की आवाज आई, उसकी बात मान लो। एक बार फिर रोहन के चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप से विकृत और उलझन भरा भाव आ गया, जो साफ तौर पर दो विचारधाराओं के बीच भयंकर संघर्ष का संकेत दे रहा था। और इस बार संघर्ष पहले से काफी लंबा चला।
लगभग 2 या 3 मिनट बाद रोहन के चेहरे के भाव धीरे धीरे शांत हो गए और तब तक वह पसीने से लथपथ हो चुका था। ठीक है, मैं आपकी शर्तों से सहमत हूँ, रोहन ने ईशा से कहा। उसका लहजा बहुत सख्त था। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर ईशा की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। वह ईशान को दोबारा देखे बिना नहीं रह सकी। वह अभी भी विजयी भाव से उसकी तरफ सिर हिला रहा था। उसके चेहरे पर दिखावे का भाव था। ईशा ने वापस मुड़कर रोहन से पूछा, आप ऐसी शर्त पर सहमत क्यों होंगे? आप क्या सोच रहे हैं? मैं सहमत क्यों नहीं होऊंगा? रोहन ने पलटवार किया। तथ्य यह है कि आप यहाँ चुपचाप प्रकट हो सकती हैं। ये बताता है कि गुरु देवांश ने इसे मंजूरी दी होगी, वरना कियारा सिंघानिया और काका मोहन ने आपको बहुत पहले ही रोक दिया होता। इसे देखते हुए आपकी कोई भी मांग गुरु देवांश का इरादा होनी चाहिए, इसलिए मुझे बस बिना शर्त सहमत होने की जरूरत है। रोहन ने कंधे उचकाए और अपने हाथ फैलाए। उसके शब्दों में थोड़ी अकड़ थी। ये शब्द सुनकर ईशा रोहन को बताना चाहती थी कि यह अब आत्मसम्मोहन नहीं रहा, ये तो व्यवहारिक रूप से खुद के सिर के पीछे कांटेदार गदा मारने जैसा था। वह साफ तौर पर डरा हुआ था कि कहीं उसे नींद न आ जाए। अपनी हैरानी के बीच ईशा उस असली वजह को नहीं भूली जिसके लिए वह यहाँ आई थी। इसलिए उसने रोहन की तरफ देखा और कहा, मैंने पहले जो कहा वह बस मजाक था, आपको इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रोहन ने तुरंत ऐसा भाव अपनाया जैसे, देखा, मुझे पता था कि आपको गुरु देवांश ने भेजा है। मैंने अंदाजा लगाया था कि आप मेरा इम्तिहान ले रही हैं। उसका व्यवहार बहुत गर्व और अकड़ से भरा था। ये देखकर ईशा ने उसे नॉकआउट करने की इच्छा को दबाया, फिर जारी रखा, मेरी आपसे केवल एक ही विनती है, नागपुर में यशवर्धन खन्ना को फोन करें और उससे कहें कि वह दक्षिण के देशमुख परिवार में शामिल हो जाए और कहें कि उसकी बेटी मेरे कब्जे में है। रोहन, जो देशमुख परिवार में शामिल होने जैसी शर्त पर भी सहमत हो सकता था, उसने स्वाभाविक रूप से इस अनुरोध को ज्यादा मना नहीं किया और तुरंत कॉल करने के लिए अपना फोन निकाल लिया। इसे स्पीकर पर डालो, ईशा ने निर्देश दिया और रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पालन किया। कॉल जल्दी कनेक्ट हो गया और फोन के जरिए तुरंत यशवर्धन की जोरदार हंसी सुनाई दी। भाई रोहन, तुम इतने समय से सोलापुर के इंचार्ज हो, तुम्हें अपने इस बड़े भाई को कॉल करने की याद अब क्यों आई? रोहन, किसी ने मुझे आपको कुछ बताने के लिए कहा है। क्या बात है? ये सुनकर ईशा का दिल उत्साह से भर गया। देशमुख परिवार में उसे हमेशा नजरअंदाज किया गया था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपने चचेरे भाइयों की बराबरी नहीं कर सकती थी जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह कोई मुख्य सदस्य नहीं थी कि कशिश खन्ना के साथ उसकी दोस्ती से देशमुख परिवार को कोई सरोकार नहीं था। आखिरकार वह एक बाहरी व्यक्ति थी और देशमुख परिवार के मुख्य रहस्यों तक नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए भले ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त खन्ना परिवार की सदस्य थी, देशमुख परिवार को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन ये देशमुख परिवार की बेरुखी ही थी जिसने ईशा को गहराई से महसूस कराया कि परिवार द्वारा सम्मान पाने के लिए उसे किसी भी हद तक जाना होगा। हालांकि वह सब अतीत था। जब तक रोहन वे शब्द बोलेगा, उसे देशमुख परिवार के मुख्य सदस्य के रूप में पदोन्नति मिल जाएगी और वह बाहरी वंश से देशमुख परिवार के मुखिया का पद संभालने वाली पहली व्यक्ति भी बन सकती है। सारा पुराना तिरस्कार, सारे ताने इस पल में हवा में बिखर जाएंगे। वह ईशा देशमुख परिवार की सच्ची वारिस होगी। हालांकि जैसे ही वह उम्मीद से भरी थी, उसके सामने बैठे रोहन में अचानक से हरन हुई और उसकी आंखों से एक चमक गुजरती हुई लगी। फिर उसने रोहन को पूरी गंभीरता से फोन में कहते सुना, किसी ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा है कि रात के 11 बज चुके हैं और यह उठकर सुसु करने का समय है। अध्याय 265, तुम भूल गए मुझे भी जादू आता है। ईशान। फोन के दूसरी तरफ यशवर्धन खन्ना। उस बड़ी सी स्टडी में सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद फोन के दूसरी तरफ से यशवर्धन की गुस्से से भरी गरजती हुई आवाज आई, साले तेरे दिमाग पर गधे ने लात मारी है क्या? तूने मुझे आधी रात को बस ये कहने के लिए फोन किया? सिर्फ यशवर्धन ही नहीं बल्कि ईशा और ईशान भी उस पल गाली देना चाहते थे। खासकर ईशा, जो मुख्य स्तर के इतने करीब थी, और रोहन ने अचानक ये हरकत कर दी जो पूरी तरह स्क्रिप्ट से बाहर थी। कमीने, क्या तू मेरे साथ खेल रहा है? ईशा खड़ी हो गई और ऊपर से रोहन पर चिल्लाए। रोहन ने तुरंत मेज से पिस्तौल उठाए, ईशा पर तानी और आधी अधूरी मुस्कान के साथ कहा, तुम देशमुख परिवार वाले इतनी चालें चलते हो, अगर तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा तो और किसके साथ खेलूंगा? ईशा पलटवार करने ही वाली थी, लेकिन उसे कुछ याद आया तो उसने ईशान की तरफ देखा और पाया कि उसका चेहरा बहुत गंभीर था। ईशान, तुम्हारा मुंह इतना क्यों लटक गया है? ईशान ने ठंडे चेहरे के साथ ईशा के सवाल को नजरअंदाज किया और इसके बजाय खिड़की से बाहर सावधानी से देखा। एक पल बाद उसने कहा, मेरा श्राप का निशान गायब हो गया है, वह अब सामान्य हो गया है। ये कहने के बाद ईशान ने गहरी भौहें सिकुड़ी। उसका दिमाग इस बात से भरा था कि इस जगह से कैसे निकलना है। उसने स्टडी के दरवाजे पर नजर डाली और मुख्य रास्ते से निकलने का विचार तुरंत त्याग दिया।
गायब हो गया। ईशा दंग रह गई। फिर उसे एहसास हुआ कि पिछला रोहन वास्तव में उसके साथ खेल नहीं रहा था, उसने अभी अभी उसकी मांगों को मना करना शुरू किया था। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा मंत्र काटा नहीं जा सकता? यहाँ तक कि नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश भी इसे केवल स्थानांतरित कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। अब गायब होने का क्या मतलब है? ईशा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ईशान ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन मेरा अनुमान है कि गुरु देवांश आ चुके हैं। आखिरकार जहां तक मुझे पता है वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो मेरे मंत्र को साफ करने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं। मुंबई के मदन सेठ, जो आमतौर पर उसे याद नहीं रखते, उन्होंने वास्तव में उसे कॉल किया था। ये दर्शाता है कि उन पर लगा मंत्र भी साफ हो चुका था। बेशक ये भी हो सकता है कि उसे रणवीर गिल की तरह स्थानांतरित कर दिया गया हो। गुरु देवांश। ईशा के नाजुक चेहरे पर अविश्वास की झलक दिखाई दी। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह मुंबई में हैं? वह अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो सकते हैं? मुझे नहीं पता। ईशान ने फिर से सिर हिलाया। वह भी बहुत उलझन में था। मदन सेठ पर श्राप लगाना और उसे कपूर परिवार के व्यवसायों को निशाना बनाने के लिए मजबूर करना, कपूर परिवार पर हमला करने और ध्यान भटकाने दोनों के लिए था, इस उम्मीद में कि मुंबई में अराजकता का इस्तेमाल करके गुरु देवांश को उलझाया जा सके। लेकिन मौजूदा हालात से ये योजना विफल हो जानी चाहिए थी। हालांकि उसे अब परवाह नहीं थी कि योजना सफल हुई या विफल, उसे केवल इस बात की परवाह थी कि यहाँ से कैसे निकलना है। पहले वह अंधेरे में था और गुरु देवांश उजाले में, इसलिए वह हमला या बचाव कर सकता था। लेकिन अब उन्होंने अपनी जगह बदल ली थी और यह एहसास उसे बहुत असहज कर रहा था। जबरदस्ती बाहर निकलना निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं था। गुरु देवांश जरूर आसपास उसके जाल में फंसने का इंतजार कर रहे होंगे। इधर उधर देखते हुए ईशान ने जल्दी से अपनी नजर रोहन पर जमा दी। इस बंधक के साथ उसे विश्वास था कि गुरु देवांश थोड़ा हिचकिचाएंगे। इस तरह वह शायद गुरु देवांश पर बाजी पलट सकता है। नए आत्मविश्वास के साथ ईशान के चेहरे के भाव काफी नर्म हो गए। पहले उस लड़के को बंधक बना लो, फिर जैसी स्थिति हो वैसा काम करो। हालांकि ईशा का सिर अभी भी रोहन की बंदूक की नोक पर था, लेकिन उसका दिमाग असाधारण रूप से साफ था। रोहन की आंखों में ये सुनते ही एक खूंखार चमक आ गई। इतने खुलेआम चर्चा कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कोई वजूद नहीं है? इसके साथ उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे ट्रिगर दबा दिया। ठाया के साथ एक गोली सनसनाती हुई ईशा के माथे की ओर बढ़ी। जैसे ही गोली ईशा के सिर में घुसने वाली थी, उसके माथे के सामने बर्फ की परतें अचानक ऊपर उठीं और गोली को सख्ती से रोक दिया। उसने अपनी आंखों से देखा कि गोली हवा के झोंके जितनी तेज बर्फ की परतों को चीरती हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लाल गर्म लोहे की छड़ बर्फ और हिम में धंसती है, धुआं उड़ाते हुए और एक हिस की आवाज के साथ। और अपने सामने इतनी करीब रुकी हुई गोली को देखकर ईशा ने पहली बार मौत की आहट महसूस की। हालांकि उसे ईशान से कोई लगाव नहीं था और उसने यह मामला सुलझने के बाद उसे मारने का तरीका खोजने के बारे में भी सोचा था, लेकिन अब वह कृतज्ञता की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सकी। आखिरकार अगर वह बंदा एक पल भी देर करता तो वह गोली इस समय उसके दिमाग में होती। रोहन जानता था कि ईशान गोलियों को रोक सकता है, इसलिए उसका इरादा एक गोली से ईशा को मारने का नहीं था। इसलिए पहली गोली के बाद उसने तुरंत दूसरी गोली चलाई और कौन बहुत पेचीदा था, उसी जगह पर मार रहा था। बदकिस्मती से हालांकि उसकी निशानेबाजी बेहतरीन थी, फिर भी वह बर्फ की दीवार को भेद नहीं सका। जैसे ही वह तीसरी गोली चलाने वाला था, ट्रिगर अचानक बर्फीला ठंडा हो गया और चाहे उसने कितनी भी ताकत लगाई हो, वह ट्रिगर को और नहीं खींच सका। जब उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो पाया कि पिस्तौल पूरी तरह से जमी हुई थी और बर्फ अभी भी फैल रही थी, जल्दी ही उसकी हथेली और उंगलियों तक पहुंचने वाली थी। मजबूर होकर रोहन के पास पिस्तौल छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था और फिर उसने पहले वार करने की योजना बनाई, ईशा को काबू में करने के लिए। हालांकि जैसे ही वह कोई चाल चलने वाला था, एक बिल्कुल साफ बर्फ की सुई उसके गले से सट गई, त्वचा को छेदते हुए और कार्टिलेज तक पहुंचते हुए उसे अपनी मुट्ठी छोड़ने और आज्ञाकारी बनकर खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। सुरक्षा के लिए 1 दर्जन से ज्यादा ठंडी बर्फ की सुइयां उसके शरीर के विभिन्न नाजुक स्थानों पर, जैसे कि उसकी बाहें, आंखें और कनपटी पर दबा दी गईं। अगर एक भी उसके शरीर को छेद देती तो यह एक घातक परिणाम होता। इन बर्फ की सुइयों के अपनी जगह पर होने के साथ ईशान आखिरकार रिलैक्स हुआ, अपने लिए एक कप चाय डाली और फिर खिड़की से बाहर देखते हुए आंखें सिकुड़ी। गुरु देवांश चूंकि आप आ ही गए हैं तो खुद को दिखाते क्यों नहीं। इन शब्दों पर ईशा ने जल्दी से दरवाजे के बाहर देखने के लिए मुड़ी। गुरु देवांश की किंवदंती न केवल नॉर्थ मुंबई में फैली थी, बल्कि दक्षिण में भी उनके बारे में कई अफवाहें थीं। इसलिए ईशा भी उस सिद्ध महागुरु से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी, जिसका नाम लंबे समय से बिजली की तरह गूंज रहा था, ये देखने के लिए कि क्या वह वास्तव में उतना ही बेमिसाल है जितना कि कहानियों में दावा किया गया है।
जैसे ही वह उम्मीद के साथ खिड़की से बाहर देख रही थी, एक जानी पहचानी आकृति ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। उस पल में उसे थोड़ा चक्कर सा आया, ये सोचकर कि क्या वह समुद्र हाइट्स लौट आई है, वरना उसे वह बच्चा देवांश क्यों दिखाई देगा। तुम अपने सूर्योदय विला में क्यों नहीं हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईशा ने भौहें सिकुड़ी और उसे डांटा। ये सुनकर ईशान ने भौहें सिकुड़ी, तुम इस मामूली कुली को कैसे जानती हो? पिछली बार इंद्रलोक हॉल की नीलामी में हुई घटना के बाद से ईशान ने विशेष रूप से देवांश के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। उसने स्वाभाविक रूप से इस आदमी को, जो रिया कपूर के बिस्तर तक पहुंच गया था, मजबूती से याद रखा था। तुम भी इसे जानते हो? ईशा ने ईशान की तरफ कुछ अविश्वास से देखा और पलटकर पूछा। ईशान ने सिर हिलाया, ये रिया कपूर का प्रेमी है, मेरे लिए इसे न जानना मुश्किल है। ये सुनकर ईशा ने अपने पीछे रोहन को देखा, विचार में थोड़ा सिर हिलाया और फिर अचानक महसूस किया, तो ये बात है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम सूर्योदय विला में जा सके। तो तुम सोलापुर के ड्रैगन हेड को जानते हो? मैं सोच रही थी, रिया कपूर चाहे कितनी भी प्यार में पागल क्यों न हो, उसके लिए यह नामुमकिन है कि वह इतने विशाल संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ तुम्हें सूर्योदय विला में रहने देने के लिए करे। मैंने गुरु देवांश को बुलाया था। तुम तो बस एक कुली हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें जीने से मन भर गया है? ईशान ने पूछा, आंखें सिकोड़ते हुए और उदास चेहरे के साथ। उसके शब्द हिकारत से भरे थे। दूसरी ओर ईशा ने सुझाव दिया, चूंकि वह यहाँ आ ही गया है, चलो उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी बंधक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रोहन ने ये सुना और आखिरकार प्रतिक्रिया दी, देवांश भागो। ये कमीना लगता है, मंत्र विद्या जानता है, इससे निपटना मुश्किल हो सकता है। देवांश ने ये सुना और सिर हिलाए और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, तू भूल गया मुझे भी जादू आता है। अध्याय 266। उसने तुम्हें कुत्ता कहा तो तुमने मुझे क्यों मारा? हाँ, आजकल तो कोई भी एरा गैरा नत्थु खेरा उठकर दावा करने लगता है कि वो। ईशान देशमुख अपनी चाय की प्याली थामे अभी ताना मारने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे के भाव जम गए। उसने देवांश की ओर देखा और पूछा, तुम ही गुरु देवांश हो? ईशान, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ईशा देशमुख ने अविश्वास से फटी आंखों से ईशान की ओर देखा। ये चिकना, जो औरतों के टुकड़ों पर पलने वाला एक मामूली कुली है, ये भला गुरु देवांश कैसे हो सकता है? ईशान ने ईशा की दहशत भरी बातों को अनसुना कर दिया और मन ही मन विश्लेषण करने लगा। मैं पहले सोच रहा था कि इंद्रलोक में वो चैरिटी प्रदर्शनी इसलिए विफल हुई क्योंकि मैंने कपूर परिवार के पीछे खड़े उस शख्स की ताकत का गलत अंदाजा लगाया था। लेकिन कशिश खन्ना और सिया का अपहरण, जिसे मैंने कपूर परिवार की नज़रों से बचाकर अंजाम दिया था, उसे तो पूरी तरह सफल होना चाहिए था। फिर भी वो नाकाम हो गया। और मदन सेठ, मुझे लगा था कि वो मेरी एक बेहतरीन चाल थी, लेकिन वो भी इतनी जल्दी बेनकाब हो गया। तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। खैर, माना कि तुमने मुझे चौंका दिया, लेकिन कम से कम उस रहस्य से तो पर्दा उठ गया जो मुझे परेशान कर रहा था। ईशान की बातें सुनकर ईशा की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। उसके खूबसूरत चेहरे पर अभी भी खौफ के निशान थे। तो ये सचमुच गुरु देवांश है? ईशा को लगा जैसे वो कोई परियों की कहानी सुन रही हो। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक चिकना, जो औरतों का सहारा लेकर आगे बढ़ा और असलियत में सिर्फ एक कुली था, वो मशहूर गुरु देवांश निकलेगा। यह ऐसा था जैसे सड़क पर किसी भिखारी को देखकर आप उसका मजाक उड़ाएं, उसे नीची नज़रों से देखें और अगले ही पल वो शख्स पलटे और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए। ऐसा झटका किसी के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल होता। हालांकि ईशा ने जल्दी ही खुद को संभाला। आखिर उसके पास अपना एक भरोसा था, भले ही ये गुरु देवांश हो, लेकिन अभी वो निहत्था था और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो क्या हुआ अगर तुम गुरु देवांश हो? तुम्हारा दोस्त अब मेरी मुट्ठी में है। मेरी सलाह है कि चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना ये अपनी मौत की भीख मांगेगा। ईशान ने अपनी चाय की प्याली को थामे हुए विजय भाव से कहा। बेवकूफ़! ईशान की बात सुनकर देवांश ने उसे गाली दी और चुटकी बजाई। रोहन देशमुख की नसों पर दबाव डाल रही बर्फ की सुइयां पल भर में पिघलकर भाप बन गईं और हवा में विलीन हो गईं। नीलकमल अग्नि तो श्राप की शक्ति को भी जलाकर राख कर सकती थी, फिर ये मामूली बर्फ की सुइयां क्या चीज़ थीं? देवांश को लगा कि यह कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन सुरक्षा के लिए उसने सीधे नीलकमल अग्नि का ही इस्तेमाल किया। बर्फ की सारी सुइयां गायब होने के बाद देवांश ने रोहन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मुझे सच में जादू टोना आता है। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ईशान ने अपनी बड़ी मेहनत से बनाई गई बर्फ की सुइयों को एक पल में गायब होते देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो मन ही मन बार बार दोहराने लगा, मैंने गुरु देवांश को कम आंकने की गलती फिर से कर दी। कोई भी जान सकता था कि उसके बर्फ के क्रिस्टल गोलियों तक को रोक सकते थे, उनकी कठोरता जग जाहिर थी। लेकिन वो मजबूत सुइयां देवांश की एक चुटकी तक नहीं झेल पाईं। ये देखकर ईशान का डर से कांपना लाजिमी था। अरे बाप रे, देवांश भाई तू तो छा गया।
आज़ाद होते ही रोहन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। फिर वो चिल्लाया, कोई है, पकड़ लो इन दोनों देशमुखों को। मुझे पकड़ोगे तुम? ईशान ने नफरत से हंसते हुए कहा और अपने हाथ में पकड़ी चाय की प्याली देवांश और रोहन की ओर उछाल दी। प्याली की चाय अभी हवा में ही थी कि उसकी हर एक बूंद तुरंत जम गई और फिर बर्फ की सुइयों में बदल गई। वो आसमान से गिरते फूलों की तरह हर कोन से उन दोनों की ओर लिपकी, जिनसे बचना नामुमकिन लग रहा था। इसी बीच ईशान खुद खिड़की तोड़कर कुछ ही पलों में रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसने ईशा की किस्मत की जरा भी परवाह नहीं की। उन बारीक और खतरनाक बर्फ की सुइयों का सामना करते हुए देवांश ने अपना हाथ तक नहीं हिलाया। वो सुइयां अपने आप भाप बनकर हवा में नमी की तरह घुल गईं। उसने अंधेरी रात की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। पीछा करने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। उसने कमरे में घुसने की जल्दी नहीं की थी और न ही अंदर आते ही रोहन के शरीर से सुइयां हटाई थीं। ये सब उसने ईशान पर एक निशान छोड़ने के लिए समय खरीदने के लिए किया था। चूंकि यह निशान काफी जटिल था, जिससे देवांश ईशान की सटीक लोकेशन का पता लगा सके चाहे वो कहीं भी हो, इसलिए इसे लगाने में थोड़ा समय लगा। बेशक मुख्य कारण ये था कि देवांश की साधना अभी उतनी पर्याप्त नहीं थी, वरना ये सिर्फ एक विचार का खेल होता। और हाँ, अगर उसकी साधना काफी ऊंची होती तो उसे ईशान पर निशान लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसकी दिव्य दृष्टि पूरी पृथ्वी को कवर कर सकती थी और वो पलक झपकते ही ईशान को ढूंढ निकालता। लेकिन ये सब भविष्य की बातें थीं। फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसे बारीकी से काम लेना पड़ा। लगता है वो तुम्हें भागने के लिए पीछे छोड़ गया, देवांश ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरों को वापस ईशा पर टिकाते हुए कहा। ईशा, अभी कुछ देर पहले ईशान ने उसकी जान बचाई थी और उसके मन में उसके लिए कृतज्ञता की लहर उठी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पलक झपकते ही वो उसे धोखा दे देगा। ईशा को तो अब शक हो रहा था कि ईशान ने उसे अभी सिर्फ इसलिए बचाया था ताकि इस वक्त वो उसे अपनी ढाल बना सके। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके होने या न होने से ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ईशा ने आत्मविश्वास भरे चेहरे के साथ कहा। बोलते समय उसकी नजरों ने जमीन पर पड़ी उस पिस्तौल को देखा जो रोहन ने गिरा दी थी। गनीमत थी कि वो अभी भी जमी हुई थी, इसलिए शायद अभी इस्तेमाल के लायक नहीं थी। जब तक वो पिस्तौल बेकार थी, उसे पूरा भरोसा था कि वो यहाँ से सुरक्षित निकल जाएगी। रोहन, तुम्हें इतना भरोसा है? ईशा ने ये सुना और रोहन को एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। बात मेरे भरोसे की नहीं है, बात यह है कि तुम बहुत कमजोर हो। अबे साले, इतना घमंड। देवांश, तू बीच में मत आना, आज तेरा भाई इसे निपटा देगा, रोहन ने कहा और मुक्का तानते हुए आगे बढ़ा। रोहन के शब्दों के चयन ने देवांश की रीढ़ में सिहरन दौड़ दी। निपटा दोगे? सच में इस दुनिया में बैलों के काम करते करते मरने की खबरें तो सुनी थी, लेकिन कभी यह नहीं सुना कि खेत जोतते जोतते बंजर हो गया हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे निपटा पाओगे? अभी उसने ये कहा ही था कि मुक्का मारने वाला रोहन पीछे की ओर हवा में उड़ गया और सोफे पर जा गिरा, अपना पेट पकड़कर दर्द से कराहने लगा। साला, ये औरत तो मार्शल आर्टिस्ट है और लगता है तेरे ही जैसी कोई मार्शल आर्टिस्ट है, रोहन दर्द से बिलबिलाया। देवांश के माथे पर लकीरें उभर आईं। साला, ईशा ने भी इस वक्त देवांश की बातों का मतलब समझ लिया था। एक हल्की चीख के साथ उसने देवांश पर हथेली से वार किया। देवांश ने बस अपना हाथ हल्का सा उठाया, जिससे ईशा लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे जा गिरी। उसने तुम्हें कुत्ता कहा? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा, ईशा ने ठंडी आह भरी। कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने पीछे हटते हुए और दूरी बना ली, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी थोड़े ठीक किए, जैसे कि उसकी जीत पक्की हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सब वैसे भी मरने वाले हो। इतना कहकर वो मुनी और स्टडी रूम से बाहर निकलकर कमरे के बाहर बने एक बड़े आंगन में आ गई। ये देखकर रोहन ने दांत भींचे और सोफे से नीचे उतरा। जल्दी पकड़ो उसे, हम उसे भी भागने नहीं दे सकते, वरना हमारी नाक कट जाएगी। लेकिन जब वो दर्द सहते हुए उसके पीछे भागा तो उसने पाया कि ईशा आंगन में ही खड़ी थी। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि उसका भागने का कोई इरादा ही नहीं था। ये क्या हो रहा है? क्या वो सचमुच चाहती है कि मैं उसे निपटा दूं? रोहन ने माथा सिकोड़ा। वो बहुत उलझन में था। हाँ, अपनी मौत को दावत दे रहे हो, ईशा ने कहा और हल्के से ताली बजाए। तुरंत अंधेरे आसमान में दर्जनों लाल रंग की लेजर किरणें दिखाई दी, जो सभी देवांश और रोहन पर तनी हुई थीं। इसकी उम्मीद नहीं थी ना? गुरु देवांश, चाहे तुम्हारे तरीके कितने भी जबरदस्त क्यों न हो और भले ही तुम पिस्तौल की गोलियों से न डरते हो, लेकिन क्या तुम भारी स्नाइपर राइफलों की इतनी सारी कवच भेदक गोलियों को एक साथ रोक सकते हो? ईशा के होंठों पर एक बहुत ही घमंडी मुस्कान तैर गई। अध्याय 267, देशमुख परिवार की खातिर मुझे गोली मारो। कशिश खन्ना को लेने के लिए ईशा का मुंबई जाना स्वाभाविक रूप से बिना किसी तैयारी के नहीं था। आखिरकार मुंबई वो जगह थी जहां गुरु देवांश ने अपनी धाक जमाई थी और उसकी पहचान इतनी खास थी, हो सकता था कि उसका सामना उस शख्स गुरु देवांश से हो जाए।
हालांकि दौलत खतरों के बीच ही मिलती है, लेकिन ये खतरा बहुत बड़ा था। इसके अलावा दौलत पाने से पहले जान तो सलामत होनी चाहिए ना। इसलिए निकलने से पहले उसने बेशर्मी से अपने दादाजी से विनती की और उनसे भारी हथियारों की एक खेप हासिल कर ली। फिर उसने आंतरशक्ति योद्धाओं को वो हथियार सौंपे और उन्हें साय की तरह अपनी सुरक्षा में लगा दिया। उसके बाद ही उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुंबई का सफ़र करने की हिम्मत की। इन भारी स्नाइपर राइफलों की वजह से ही उसमें इतना आत्मविश्वास था। उसकी राय में गुरु देवांश तो क्या, अगर महागुरु जलभेदी भी आ जाते तो भी वो बिल्कुल नहीं डरती। सीधी बात यह थी कि तुम आंतरशक्ति योद्धा, ज़्यादा से ज़्यादा हाड़ मांस के इंसान ही तो हो। चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या तुम वाकई स्नाइपर की गोलियों का सामना कर सकते हो? और तो और ये गोलियां उसके कहने पर विशेष रूप से संशोधित की गई थीं। ये असली आर्मर पियर्सिंग गोलियां थीं। बस एक गोली टैंक के कवच को भी भेद सकती थी, फिर एक नश्वर इंसान का शरीर क्या चीज़ है। मैं नहीं मानती कि तुम जैसे मामूली इंसान का शरीर टैंक के कवच से ज़्यादा सख्त है। मुंबई से निकलने से पहले ईशा के मन की गहराइयों में यही सच था। इसलिए जब उसे पता चला कि देवांश ही गुरु देवांश है, हालांकि वो हैरान थी, लेकिन उसे ज़्यादा डर नहीं लगा। लगता है तुम अभी भी मार्शल आर्टिस्ट्स की ताकत के बारे में कुछ नहीं जानती, देवांश ने उदासीनता से कहा। लेकिन ईशा अपना सिर हिलाने और हल्का मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। इसके विपरीत मैं खुद एक आंतरशक्ति योद्धा हूँ, और चूंकि मैं जानती हूँ कि मार्शल आर्टिस्ट्स की ताकत कोई खास नहीं होती, इसीलिए मुझे इतना भरोसा है। इतना कहकर ईशा ने अपनी बाहें फैलाईं, अपनी जगह पर एक चक्कर लगाया और फिर जलती हुई आंखों से देवांश को देखा। दुनिया कहती है कि गुरु देवांश नॉर्थ मुंबई में अजेय हैं, लेकिन मेरी राय में अब तुम कसाई के पास कटने के लिए तैयार एक मेमने से ज़्यादा कुछ नहीं हो। साली, रोहन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और तुरंत गाली देने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गाली पूरी कर पाता, उसने देखा कि ईशा ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और फिर हवा को चीरती हुई एक सनसनाती आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ सुनते ही रोहन अनजाने में ही एक तरफ कूद गया और फिर उसे एक जोरदार धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी, जैसे आंगन में थोड़ी दूर पर कुछ धमाका हुआ हो। विस्फोट की लहर ने रोहन के कानों को सुन्न कर दिया और उसका सिर चकराने लगा। जब वो खड़ा हुआ तब भी वो लड़खड़ा रहा था, लगभग अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिरने ही वाला था। आखिरकार खुद को संभालने के बाद जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने देखा कि नीली ईंटों से बने उस सख्त फर्श पर एक बड़ा गड्ढा, जो करीब 5 फीट गहरा था, बन गया था और कंक्रीट हर जगह बिखरा हुआ था। साला, तुम इसे स्नाइपर राइफल कहते हो? रोहन खुद को गाली देने से रोक नहीं पाया। इसे छोटा रॉकेट लॉन्चर कहना गलत नहीं होगा। इतना कहने के बाद रोहन को तुरंत डर का एहसास हुआ। शुक्र है वो गोली मेरे ऊपर नहीं चलाई गई थी, वरना मैं अब तक कीमे का ढेर बन चुका होता, है ना? चाहे उसकी प्रतिक्रिया कितनी भी तेज क्यों न हो, क्या वो गोली से तेज हो सकती थी? इसलिए जिस वजह से वो अभी कूद पाया था, वो उसकी बिजली जैसी तेज प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह थी कि वो गोली असल में उस पर निशाना साधकर चलाई ही नहीं गई थी। ये सोचकर रोहन का चेहरा उतर गया। हालांकि उसके पेट में गालियों का अंबार था, लेकिन इस पल वो उन्हें केवल अपने तक ही रख सकता था। कोई चारा नहीं था। उस औरत को किसने कहा था कि बस हाथ उठाते ही एक छोटे रॉकेट लॉन्चर जैसी आर्मर पियर्सिंग गोली चलवा दे? खुद को तो छोड़ो, शायद देवांश भी इसे नहीं झेल पाएगा। रोहन का हताश चेहरा देखकर ईशा बहुत संतुष्ट थी। खुद को समझदार समझो, वरना अगर तुमने दोबारा बदतमीजी से बात करने की हिम्मत की तो अगली गोली तुम्हारे सिर पर होगी। ईशा के होंठ थोड़े मुड़े। वो बिल्कुल पड़ोस की किसी शरारती लड़की जैसी लग रही थी, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्दों ने रोहन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि इतनी खूबसूरत चेहरे वाली यह औरत इतनी निर्णायक और क्रूर हो सकती है। रोहन को बस दांत पीसते हुए, उसे गुस्से से घूरते हुए देखकर ईशा खुशी से मुस्कुराई, फिर देवांश की ओर मुड़ी। कहो, क्या अब तुम्हें पता चला कि तुम किस तरह के भयानक अस्तित्व का सामना कर रहे हो? देवांश ने अपने शरीर पर मौजूद लाल बिंदी को देखने के लिए सिर झुकाया, फिर ऊपर देखा और मुस्कुराया। बस इतना ही? क्या यही तुम्हारा भरोसा है? ईशा ने अपने नाजुक कंधे उचकाए और पलटवार किया। क्या ये काफ़ी नहीं है? अभी अभी एक आर्मर पियर्सिंग गोली की ताकत नीली ईंटों वाली जमीन को उड़ाने के लिए काफ़ी थी। अगर ये दर्जनों भारी स्नाइपर राइफलें एक साथ चल गईं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे झेल पाओगे? एक बात है जो तुम अभी भी नहीं समझ पा रही हो। देवांश ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थोड़ा अफसोस था। वो ये कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हें उन्हें गोली चलाने का मौका मिलेगा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुरु देवांश आखिर कोई खास नहीं निकलेंगे जो ऐसा बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछ रहे हैं। ईशा के चेहरे पर और भी निराशा छा गई। मैं खुद एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से जानती हूँ कि आंतरशक्ति योद्धाओं की गति असाधारण होती है। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैंने पहले से तैयारी नहीं की थी?
सच कहूँ तो यहाँ आने से पहले मैंने उन्हें आदेश दे दिए थे, तुम्हें देखने के बाद अगर तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत करो तो तुरंत गोली चलाकर तुम्हें मार दें। अब बताओ, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि उन्हें गोली चलाने का मौका नहीं मिलेगा? देवांश ने ये सुना और मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों ना हम आजमा कर देख लें। अगर तुम मरने से नहीं डरते तो आगे बढ़ो और आजमा लो। ईशा ने कंधे उचकाए, बेपरवाह दिखते हुए, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ, तुम्हारे पास केवल एक मौका है, और तुम्हारे मरने के बाद नॉर्थ मुंबई में तुम्हारी सारी संपत्ति मेरे देशमुख परिवार की होगी। देवांश ने लापरवाही से हाथ हिलाया। साफ था कि उसे ईशा की बातों की कोई परवाह नहीं थी, और मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुम तैयार हो? रोहन ने ये सुना और तुरंत अपना हाथ माथे पर मार लिया। साला तू पागल है क्या? इस वक्त तुझे सरप्राइज अटैक करना चाहिए। तू उसे याद दिला रहा है, क्या तू जल्दी मरना चाहता है? देवांश मुस्कुराया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं है। ये सुनकर ईशा ने ठंडी आह भरी। हाँ, वाकई, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मौत से नहीं बच सकते। चूंकि तुम खुद मौत मांग रहे हो तो मुझे दोष मत देना। आगे बढ़ो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने तेज हो सकते हो। हालांकि अभी उसकी आवाज़ थमी भी नहीं थी कि देवांश का अक्स हिला और गायब हो गया। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाती, वो उसके पास प्रकट हो चुका था। उसका एक हाथ उसके गले को जकड़े हुए था। ईशा की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका चेहरा दहशत से भर गया। तुम इंसान हो या भूत? तुम इतने तेज कैसे हो सकते हो? आखिरी शब्द तेज अभी उसके मुंह से निकला भी नहीं था कि देवांश ने उसका गला घोंट दिया, जिससे उसे वो शब्द वापस निगलना पड़ा। उसे हमेशा लगता था कि किसी औरत द्वारा तेज कहा जाना कोई बहुत शान की बात नहीं है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि उनके पास गोली चलाने का मौका है? देवांश ने ठंडेपन से पूछा। उसकी आंखों में हत्या की एक झलक दिखाई दी। उसने ईशा के गले पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की ताकि वो उसे जवाब दे सके। ईशा ने ये सुना और उसकी आंखों में जो दहशत थी वो गायब हो गई। उसकी जगह एक कठोर दृढ़ संकल्प ने ले ली। उसने अचानक देवांश के उस हाथ को अपनी बाहों में जकड़ लिया जो उसका गला पकड़े हुए था, और अंधेरे में जोर से चिल्लाई, देशमुख परिवार की खातिर मुझे गोली मारो। देशमुख परिवार मेरे साथ या मेरे बिना भी चल सकता है, लेकिन उसका सामना किसी सिद्ध महागुरु से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बंदूकधारी रोहन, जिसे जश्न मनाने का मौका भी नहीं मिला था, उसकी आंखें फटी रह गईं। पागल औरत, क्या तू सच में सीरियस है? देवांश भी थोड़ा हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ईशा, एक ऐसी औरत जो हर चीज का हिसाब इतनी बारीकी से लगाती थी, अपने परिवार के लिए इतना बड़ा बलिदान देगी। इससे देवांश की नजरों में उसकी छवि थोड़ी बदल गई। जब ईशा ने देखा कि बंदूकधारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वो तुरंत चिल्लाई, तुम सब क्या देख रहे हो? मुझे गोली मारो। धड़ाम 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 धड़ाम। एक संक्षिप्त सन्नाटे के बाद एक गोली चली और फिर गोलियों की आवाज से पूरा आंगन गूंज उठा। अध्याय 268। आज से मैं आपकी दासी हूँ। जैसे ही पहली गोली चली, ईशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे देखने की जरूरत नहीं थी। वो जानती थी कि वह शख्स गुरु देवांश, जिसे नॉर्थ मुंबई का नंबर 1 माना जाता है, आर्मर पियर्सिंग गोलियों की ऐसी बौछार के नीचे निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। हालांकि वो भी मर जाएगी, लेकिन देशमुख परिवार के लिए इतने शक्तिशाली दुश्मन को खत्म करना इसके लायक था। कम से कम उसके माता पिता को अब देशमुख परिवार में पहले जैसी बदसलूकी नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये भी अनिश्चित था, क्योंकि देशमुख परिवार की तीसरी पीढ़ी का मुख्य हिस्सा बहुत ही निर्दयी, क्रूर और स्वार्थी था। खैर, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ कर दिया था। बस अफसोस ये था कि उसने गुरु देवांश की ताकत को कम करके आंका था। उसने शुरू में सोचा था कि ये भारी स्नाइपर राइफलें उसे दबा देंगी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उन लोगों को हरकत करने का मौका भी नहीं मिलेगा। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसने पहले ही एक आर्मर पियर्सिंग गोली को अपनी ओर सनसते हुए आते देख लिया था। गुरु देवांश इस बार निश्चित रूप से मर गया और मुझे देशमुख परिवार के इतिहास में याद रखा जाएगा। जैसे ही वो आर्मर पियर्सिंग गोली उसके कान के पास से गुजरने वाली थी, अचानक उसके कान के पीछे से 2 पतली उंगलियां बाहर निकलीं और ठीक उसकी आंखों के सामने उन्होंने उस बेहद शक्तिशाली आर्मर पियर्सिंग गोली को जकड़ लिया। उससे भी ज्यादा चमत्कारिक बात यह थी कि आर्मर पियर्सिंग गोली को पकड़ने के बाद वो 2 उंगलियां स्थिर रहीं, जैसे कि वे कोई तेजी से बढ़ती हुई गोली नहीं, बल्कि एक पत्ती पकड़े हुए हों, बिल्कुल सहजता से। इस गुरु देवांश की ताकत वाकई असाधारण है। अगर बड़े मालिक भी आ जाएं, तो शायद वो भी इसके मुकाबले में न टिक पाएं। शुक्र है, मैं तैयार थी। अगर एक गोली उसे नहीं मार सकती तो 10 मारेंगी। मैं नहीं मानती कि तुम उन सबको रोक सकते हो। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, ईशा ने अपनी आंखें बंद करना छोड़ दिया। वो अपनी आंखों के सामने गुरु देवांश को मरते हुए देखना चाहती थी। हालांकि अगले ही दृश्य ने उसे मौके पर ही जमा दिया। वो लंबे समय तक उबर नहीं पाए। उसने देखा कि सारी सनसनाती हुई आर्मर पियर्सिंग गोलियां देवांश के चारों ओर 3 फीट की दूरी पर रुक गईं।
चाहे वो कितनी भी घूमे और कंपन करें, वे उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकी, बस आज्ञाकारी बनकर हवा में तब तक मंडराती रहीं जब तक कि उनकी ऊर्जा खत्म नहीं हो गई और वे पूरी तरह स्थिर हो गईं। ये देखकर न केवल ईशा बल्कि रोहन भी हक्का बक्का रह गया। जहां तक बंदूकधारियों की बात थी, वे इस पल इतने डर गए थे कि ट्रिगर दबाना ही भूल गए। इस ठीक उसी पल उनके दिमाग में केवल एक ही विचार चल रहा था, क्या किसी इंसान के लिए ऐसा करना वाकई मुमकिन है। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, पछतावे की एक लहर तुरंत उन पर छा गई। अगर उन्हें पता होता कि एक मार्शल आर्टिस्ट सिद्ध महागुरु बनने के बाद ऐसी दैवीय शक्ति पा सकता है, तो उन्होंने उस समय कभी आलस नहीं किया होता। चांदनी रात में चांदी जैसी रोशनी में नहाए हुए आंगन में केवल आर्मर पियर्सिंग गोलियों के खुद घूमने और हवा को चीरने की आवाज थी और कुछ नहीं। जब तक कि आखिरी गोली ने घूमना बंद नहीं कर दिया, तब तक देवांश ने ईशा की ओर नहीं देखा। वो अपने हाथ में आर्मर पियर्सिंग गोली के अगले हिस्से से खेलते हुए मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, तुम मार्शल आर्टिस्ट की ताकत के बारे में कुछ नहीं जानती। ये सुनते ही ईशा जमीन पर गिर पड़ी, उसका चेहरा निराशा से भर गया। मैंने स्पष्ट रूप से पूरी तैयारी की थी और यहाँ तक कि मेरे दादाजी भी उन्हें देखकर मानते थे कि वे एक सिद्ध महागुरु को मारने के लिए काफी से भी ज्यादा हैं। यह अचानक देवांश के खिलाफ बेकार कैसे हो गया? क्या दादाजी ने मुझे धोखा दिया? नामुमकिन। वो मुझसे भी ज्यादा देवांश को मारना चाहते हैं, इसलिए वो इस मामले में मुझे बिल्कुल गुमराह नहीं करेंगे। तो इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि देवांश की ताकत उन हदों को पार कर गई है जिनकी मेरे दादाजी कल्पना कर सकते थे, और एक सिद्ध महागुरु की शक्ति की सीमाओं को भी पार कर गई है। यह महसूस करने के बाद ईशा का चेहरा पीला पड़ गया और उसके दिल में गहरा पछतावा उमड़ पड़ा। वहां हाई स्पीड ट्रेन में अगर वो मजबूती से देवांश के साथ खड़ी होती तो क्या आज नतीजा अलग होता? ईशा ने इस बारे में सोचा और पछतावे के आंसू बहाए। देवांश के बोलने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़ी गोली के सिर को झटका दिया और वो अपनी मूल दिशा में अत्यधिक गति से वापस लौट गई। लगभग एक ही समय में हवा में लटकी हुई सारी आर्मर पियर्सिंग गोलियां तुरंत मुड़ी और जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में वापस दौड़ी, पहले से भी कहीं ज्यादा तेज गति से। अंधेरे में आखिरकार एक आवाज गूंजी, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक चीख थी, और उस चीख के बाद लगातार चीखें और ऊंची जगहों से जमीन पर गिरते हुए शरीरों की आवाजें सुनाई दी। ईशा अपने साथ जितने भी आंतर शक्ति योद्धाओं को लाई थी, जो उसके लिए बंदूकें ताने खड़े थे, सब मारे गए, कोई नहीं बचा। उन चीखों को सुनकर ईशा को लगा जैसे वो किसी बर्फ के तहखाने में गिर गई हो। वो जानती थी कि वो देवांश के सामने पूरी तरह हार चुकी है और यह एक करारी शिकस्त थी। उसे याद आया कि कैसे वो अथाह सागर में उसे नीची नजरों से देखती थी, लेकिन अब पता चला कि उसकी नजरों में वो कुछ भी नहीं थी। जब देवांश ने पुष्टि कर ली कि कोई भी जिंदा नहीं बचा है, तो उसने एक आर्मर पियर्सिंग गोली के सिर को, जिसे उसने जानबूझकर हवा में लटका छोड़ दिया था, ईशा की ओर इशारा करते हुए शांत भाव से कहा, चूंकि तुम अपने परिवार के लिए बलिदान देने को तैयार हो, मैं तुम्हें अपना आखिरी संदेश छोड़ने का अधिकार देता हूँ। ईशा अपने तरीकों में वाकई बेईमान थी, लेकिन वो देशमुख परिवार के लिए वास्तव में निडर भी थी। ये सुनकर ईशा ने एक पल के लिए सोचा, फिर ऊपर उस घमंडी देवांश की ओर देखा और संक्षेप में कहा, मुझे मारने की तुलना में मुझे न मारने से आपको ज्यादा फायदा होगा। देशमुख परिवार के बारे में जानकारी देने के अलावा मैं सच में नहीं सोच सकता कि तुम मुझे और क्या फायदा पहुंचा सकती हो, और ये तथाकथित जानकारी मेरे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरकार पूर्ण शक्ति के सामने सारी साजिशें और चालें कागज के शेर होती हैं। ये सुनते ही ईशा के माथे पर बल पड़ गए और उसने कहा, अगर आप मुझे मारते हैं तो आपको इन बंदूकधारियों की लाशों को ठिकाने लगाना होगा। भले ही सोलापुर का डॉन आपकी मुट्ठी में हो, लेकिन यह आखिर कानून से चलने वाला समाज है और इनसे निपटना आसान नहीं होगा। इसके अलावा आपको कशिश खन्ना और रणवीर गिल से निपटने के लिए अथाह सागर भी जाना होगा। ये सब आपके लिए छोटी बातें हैं और किसी न किसी को तो इन्हें संभालना ही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं देशमुख परिवार को बिना एक भी सैनिक खोए पूरी तरह से आपके अधीन करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। पास खड़े रोहन ने यह सुना और एक पल सोचने के बाद देवांश से कहा, यह औरत चालबाज है। कौन जानता है कि यह बाद में तुम्हें धोखा दे दे। मैं कसम खाती हूँ, अगर मैंने कभी गुरु देवांश को धोखा देने की हिम्मत की तो मुझ पर 5 बार बिजली गिरे और मैं एक भयानक मौत मरूं। कभी घमंडी और ऊंची नाक वाली ईशा अब जिंदा रहने के लिए बुरी तरह भीख मांग रही थी। कसम खाने का क्या फायदा? आजकल जहरीली कस्में खाने वाले कितने लोगों पर सच में बिजली गिरी है? रोहन ने तिरस्कार के साथ जवाब दिया। ईशा के चेहरे पर निराशा छा गई। इस पल कसम खाने के अलावा वो सच में कोई और तरीका नहीं सोच सकती थी, जब तक कि देवांश ईशान की तरह उस पर कोई जादू न कर दे जिससे वो उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाए। दरअसल कुछ चीजें कसमों से ज्यादा असरदार होती हैं, देवांश ने मुस्कुराते हुए रोहन से कहा, फिर अपनी हथेली फैलाई और एक बैंगनी नीली लौ उसके हाथ में टिमटिमाने लगी। देवांश ने अपनी उंगली झटका दी और वो बैंगनी नीली लौ ईशा के माथे के बीच में समा गई।
एक पल में ईशा के शरीर में एक बदलाव आया। उसकी त्वचा पहले से भी ज्यादा गोरी और चिकनी हो गई, जैसे कि छूने से ही टूट जाएगी, बिल्कुल एक ताजे उबले अंडे की सफेदी की तरह। खासकर उसके चेहरे के नैन नक्श वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें बारीकी से तराशा गया हो, जिससे वो अविश्वसनीय रूप से सुंदर हो गई। अरे बाप रे, ये कैसी आग है! ये तो ब्यूटी फंक्शन के साथ आती है। क्या तेरे पास और है? भाई को भी एक दे दे, रोहन ने उत्सुकता से पूछा। देवांश ने रोहन पर एक तिरस्कारपूर्ण नजर डाली, फिर ईशा से कहा, मेरी ये लौ धार्मिक और दुष्ट दोनों है। अगर तुम मेरे प्रति वफादार रहोगी तो ये स्वाभाविक रूप से तुम्हें जीवंत रखेगी, लेकिन अगर तुमने मेरा विरोध किया तो एक छोटे से विचार पर भी तुम 10,000 आगों से दिल जलने का दर्द भोगोगी। ये सुनते ही ईशा के दिमाग में तुरंत एक विचार आया, यह उसकी दासी बनने से कैसे अलग है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? देवांश, बस तू रुक जा, एक दिन मैं तुझे जरूर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। गुरु देवांश, मुझसे गलती हो गई, मैं अब कभी हिम्मत नहीं करूंगी। आज से मैं आपकी दासी हूँ। ईशा जमीन पर गिर पड़ी, एक गेंद की तरह सिकुड़ गई, असहनीय दर्द में तड़पते हुए। ये देखकर रोहन अपनी जगह पर जम गया, हक्का बक्का रह गया। ये देखकर देवांश मुस्कुराया और रोहन को थपथपाते हुए पूछा, मेरे पास ये लौ बहुत है, क्या तुम्हें अभी भी चाहिए? अध्याय 269। देवांश अक्सर सुंदर लड़कियों की विनती ठुकरा देता है। रोहन ने देवांश का सवाल सुना, मुड़ा और भाग खड़ा हुआ, जाते जाते बड़बड़ाया, भाड़ में जा, जिसे यह मनहूस चीज चाहिए वो ले ले, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। देवांश ये देखकर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने अपनी हथेली में जल रही लौ बुझा दी और ईशा को, जो जमीन पर पड़ी थी, एक आधी मुस्कान के साथ देखा। गुरु देवांश, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ईशा ने कमजोर आवाज में कहा, उसकी आंखों में डर और याचना भरी थी। देवांश ने सिर हिलाया, जब तक तुम्हारे मन में कोई बागी विचार नहीं होगा, 10,000 आगों से दिल जलने का दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। और नीलकमल अग्नि नुकसान की भरपाई भी कर देगी, जिससे तुम तुरंत सामान्य हो जाओगी। ये सुनकर ईशा ने अपनी भारी अनिच्छा के बावजूद बदले के किसी भी विचार को जल्दी से दबा दिया और फिर बार बार पुष्टि की कि वो अब से देवांश की बात पूरी तरह मानेगी और उसके प्रति वफादार रहेगी। अपने मन में इसे कई बार दोहराने के बाद उसके शरीर में हो रहा वो असहनीय जलन वाला दर्द धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह एक ठंडक ने ले ली जो पूरे शरीर में फैलने लगी। यह एहसास ऐसा था जैसे कोई रेगिस्तान में चलने वाला व्यक्ति अचानक बर्फीली कोला पी ले, पूरी तरह तरोताजा महसूस करे। ईशा ने खुशी के अनगिनत रूपों की कल्पना की थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बस एक सामान्य स्वस्थ शरीर होना ही सबसे बड़ी खुशी है। जल्द ही ईशा सामान्य हो गई। हालांकि इस पल उसके पूरे शरीर के कपड़े ठंडे पसीने से भीग चुके थे। देवांश की ओर उसकी नजरों में अब केवल विस्मय भरा था, यहाँ तक कि उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। हालांकि वो मन ही मन सोच रही थी कि देवांश एक शैतान है, लेकिन जैसे ही यह विचार उठा, उसके दिल में दर्द होने लगा, जिससे डरकर उसने जल्दी से उस विचार को त्याग दिया और खुद को बताया कि देवांश उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। शुक्रिया गुरु देवांश। देवांश के तरीके देखने के बाद ईशा अब कोई भी असंतोष रखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, बल्कि उसने जी हजूरी करते हुए उसे धन्यवाद दिया। और यह कृतज्ञता उसके दिल की गहराइयों से थी, भले ही यह उसका असली इरादा नहीं था, लेकिन इस ठीक उसी पल ये बिल्कुल सच्ची थी, जिसमें मिलावट का एक कतरा भी नहीं था। देवांश ने यह सुनकर हाथ हिलाया, तुम्हारे आदमी बाहरी इलाके में तैनात होने चाहिए, है न? बाकी के लिए मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है न? गुरु देवांश, निश्चिंत रहें, मैं आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी, ईशा ने थोड़ा झुकते हुए और बहुत सम्मान के साथ कहा। कुणाल शाह और वो दूसरा मेरी पहचान नहीं जानते, तुम्हें पता है न क्या करना है? देवांश ने उदासीनता से पूछा। ईशा ने जल्दी से सिर हिलाया, मैंने अभी इस समस्या के बारे में सोचा था। कृपया निश्चिंत रहें गुरु देवांश, मुझे मर्यादा का एहसास है। ठीक है, जाओ अपना काम करो। देवांश ने हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। गुरु देवांश, ये देखकर ईशा ने जल्दी से पुकारा। और कुछ? ईशा ने जल्दी से कहा। हालांकि ईशान देशमुख परिवार के सदस्यों की नाजायज औलाद है, लेकिन वो एक असली जादूगर है, लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने में माहिर है। अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो वो नॉर्थ मुंबई के लिए एक बड़ा खतरा होगा। देवांश जानता था कि ईशा उसके हाथों ईशान को मरवाना चाहती है। वो इतना भी भोला नहीं था कि यह मान ले कि ईशा, जिसे अभी अभी नीलकमल अग्नि का श्राप मिला है, पूरे दिल से उसके भले के लिए सोच रही होगी। हालांकि देवांश का सोलापुर आने का मुख्य मकसद ही ईशान को मारना था, इसलिए उनके हित आपस में मिल रहे थे। इसलिए देवांश ने ईशा के गुप्त इरादों का पर्दाफाश नहीं किया। तो उसने सिर हिलाया, मेरे अपने इंतजाम हैं। ये सुनकर ईशा तुरंत खुशी से भर गई और जल्दी से बोली, अगर कोई गड़बड़ न हुई हो तो ईशान को अभी
अपना वाक्य आधा ही बोलकर ईशा ने अचानक अपना सिर पकड़ लिया, जमीन पर उकड़ूं बैठ गई और पागलों की तरह चीखने लगी। गुरु देवांश, मुझे बचाए, बचाए, मेरा कोई बागी इरादा नहीं है। ईशा दर्द में तड़प रही थी, बड़ी मुश्किल से ये शब्द बोल पाए। देवांश ने गौर से देखा और पाया कि ईशा के शरीर में अभी भी शापित काली हवा का एक अंश छिपा हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने तुम्हें श्राप भी दिया है। क्या तुम लोग परिवार नहीं हो? देवांश ने थोड़ा ताना मारते हुए कहा। हालांकि ईशान एक नाजायज औलाद था, फिर भी वो देशमुख परिवार का सदस्य था। ईशा के साथ उसका खून का रिश्ता था। वो ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? ईशा ने पाया कि जब तक वो ईशान की छिपी हुई जगह का खुलासा नहीं करती, उसका सिर उतना दर्द नहीं करता था। तभी उसने देखा कि देवांश ने अपना हाथ हिलाया और एक बैंगनी लौ तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे डरकर वो बार बार पीछे हट गई। उसका चेहरा दहशत से भर गया और वो चिल्लाई, गुरु देवांश, आप चिंता मत करो, ये लौ तुम्हारे शरीर में मौजूद श्राप की शक्ति को जला सकती है, देवांश ने शांति से कहा। ईशा ने ये सुना, कुछ अविश्वास के साथ देवांश को देखा और फिर डरते डरते कहा, ईशान को ईस्टर्न विला में छिपा होना चाहिए। ईशा ने कई बार कोशिश की और आखिरकार ईशान के ठिकाने का नाम पूरा किया और फिर उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका सिर वास्तव में अब दर्द नहीं कर रहा था। शुक्रिया, शुक्रिया गुरु देवांश। इस बार ईशा ने दिल की गहराइयों और ईमानदारी से बोला। बोलने के बाद ईशा के खूबसूरत और नाजुक चेहरे पर एक उदास अभिव्यक्ति आ गई। ईशान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम तो बस अपनी मौत को बुला रहे हो। गुरु देवांश, क्या मैं आपसे एक विनती कर सकती हूँ? ईशा ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में उम्मीद थी जब उसने देवांश को निहारा। देवांश को कोई प्रतिक्रिया न देते देख ईशा ने जल्दी से आगे कहा, मैं आपको ईशान को ढूंढने ले चलूंगी। फिर जब आप ईशान से निपटें तो क्या आप मुझे उसे आखिरी बार मारने देंगे? देवांश अक्सर सुंदर लड़कियों की विनती ठुकरा देता था, मेरे पास तुम्हें साथ ले जाने का समय नहीं है। वो एक गैर जरूरी औरत के लिए खुद को परेशान नहीं करेगा। आखिरकार वो ईशान को अकेले ढूंढ सकता था और उसे मारना और भी आसान होगा। अगर वो एक बोझ साथ ले गया तो अंततः उसे ही परेशानी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, ईशा ने जो पता बताया था, जरूरी नहीं कि वो ईशान तक ही ले जाए। उसका साथी पकड़ा गया था तो जब तक ईशान बेवकूफ न हो, वो निश्चित रूप से जगह बदल लेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ईशा अपनी जगह पर जम गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि देवांश उसे मना कर देगा। क्या किसी सुंदर औरत को किसी को मारते देखना रोमांचक नहीं है? उसने मना क्यों किया? देवांश ने आगे कोई सफाई नहीं दी, सीधे अंधेरे की ओर चल दिया। रोहन को सोलापुर में डरने के लिए मना करने और उसे विदा करने के बाद वो मुड़ा और चला गया। उसकी धारणा में ईशान रुक गया था, शायद अपने ठिकाने पर पहुंच गया था। उसे खत्म करने का समय आ गया था और ईशा देवांश को रात में गायब होते देख उलझन और केवल पछतावे से भर गई थी। वो जानती थी कि कई बार एक गलत फैसला किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हाई स्पीड ट्रेन पर उसका फैसला उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। लेकिन फिर उसने सोचा, अब उसे गुरु देवांश का आदमी माना जाता है। जब तक वो अपना काम अच्छे से करेगी, उसे विश्वास था कि उसका भविष्य निश्चित रूप से अब से बदतर नहीं होगा। ये सोचते ही ईशा की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। दूसरी तरफ देवांश के ईशान के ठिकाने पर पहुंचने के बाद उसने पाया कि यह वास्तव में वो ईस्टर्न विला नहीं था जिसका ईशा ने जिक्र किया था, बल्कि एक झील के किनारे बना विला था जहां से नज़ारा बेहद साफ दिखता था। सोलापुर के डॉन और खुद देवांश से पंगा लेने के बाद भी ऐसी आलीशान जगह पर रहने की हिम्मत करना, वो सच में आम रास्ते पर नहीं चलता था। अगर मैंने तुम पर निशान न लगाया होता तो तुम्हें ढूंढने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। अध्याय 270। ये रई से ज्यादा गोलियां रोक सकता है, तुम्हारे कंकड़ पत्थर से क्या डरेगा। झील के किनारे बने विला में ईशान दूसरी मंजिल पर फर्श से छत तक की खिड़की के पास बैठा था। अपने सामने फैली अंतहीन कृत्रिम झील को निहार रहा था जो चांदनी में झिलमिला रही थी। वो गहरी सोच में डूबा था। अभी भी वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि देवांश, वो कुली ही गुरु देवांश है। वो जानता था कि जब उसे ईशा से पता चला कि देवांश भी सोलापुर आया है और अथाह सागर में है, तो उसने मूल रूप से रोहन को काबू करने के बाद खुद अथाह सागर जाने और देवांश को इतना प्रताड़ित करने की योजना बनाई थी कि वो मौत की भीख मांगे। लेकिन अब देवांश को देखने के बाद वही था जो घबराहट में भागा। कई ठिकाने बदलने के बाद ही उसने रुकने और एक पल के लिए आराम करने की हिम्मत की। इस पल वो न केवल ये समझ नहीं पा रहा था कि देवांश गुरु देवांश क्यों है, बल्कि यह भी कि गुरु देवांश सोलापुर क्यों आएगा। वो मुंबई में था, मदन सेठ को दृष्टि मीडिया से निपटने का निर्देश दे रहा था और उसने सिया का भी अपहरण कर लिया था। तार्किक रूप से देवांश को हर समय सिया की रक्षा करनी चाहिए थी, तो उसके पास दूसरी जगह जाने का समय कहां से आया।
इसके अलावा उसका सोलापुर आना एक बेहद गुप्त मामला था। देशमुख परिवार के सदस्यों के अलावा किसी को इसके बारे में पता नहीं था, और देशमुख परिवार निश्चित रूप से उसका पता उजागर नहीं करेगा, उसे इस बारे में पूरा भरोसा था। अगर ऐसा था तो देवांश को कैसे पता चला कि वो सोलापुर में है? सिर्फ अंदाजे से? ये तो बहुत ही सटीक अंदाजा हुआ, है न? ईशान ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसका चेहरा उदास था जब उसने बाहर देखा। वो बहुत परेशान और उदास महसूस कर रहा था। अगर गुरु देवांश न होता तो वो पहले ही सोलापुर का असली पर्दे के पीछे का नियंत्रक बन चुका होता। वो एक पूरे जिले का नेता होता। यह एक छोटे से उदय ग्रुप को नियंत्रित करने से अनगिनत गुना ज्यादा शक्तिशाली होता। गुरु देवांश ठाकुर, बस तुम रुको। अगर मैंने तुम्हारे परिवार को बर्बाद नहीं किया और तुम्हारे सदस्यों को नहीं मारा तो मैं, ईशान देशमुख, कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं। ईशान ने दांत भींचे। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। पहले उसे गुरु देवांश की विशिष्ट पहचान नहीं पता थी, इसलिए वो थोड़ा असमंजस में था, लेकिन अब बात अलग थी। न केवल उसे उसकी पहचान पता थी, बल्कि उसे ये भी पता था कि सिया उसकी पत्नी है, इसलिए उसका बदला लेना बहुत आसान होगा। बस ये सोचकर कि सिया कितनी खूबसूरत है, वो एक मजबूत तलब महसूस किए बिना नहीं रह सका। और उसकी बेटी, उसे तो वो निश्चित रूप से एक लाश कठपुतली में बदल देगा, जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी मौत की भीख मांगती रहे। हालांकि अभी उसने बोलना खत्म ही किया था कि उसके पीछे से एक आवाज आई, मुझे डर है कि तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा। ये सुनते ही ईशान के माथे पर अचानक बल पड़ गए और वो जल्दी से देखने के लिए मुड़ा। जब उसने अपने सामने उस आकृति को देखा तो उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। देवांश, तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। ईशान ने अपनी पीठ के पीछे चुपके से एक हस्त मुद्रा बनाई, जबकि उदास चेहरे के साथ पूछा, तुम्हें ये जगह कैसे मिली? उस कुतिया ईशा को इस जगह के बारे में पता नहीं होना चाहिए। अंदाजा लगाओ कि जब तुम पहले भागे थे तो मैंने तुम्हारा पीछा क्यों नहीं किया? देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा, जिसमें हत्या के इरादे का रत्ती भर भी संकेत नहीं था। लेकिन जब ईशान ने यह सुना तो उसे तुरंत लगा जैसे वो किसी बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। उसने पहले सोचा था कि ईशा ने देवांश को रोक रखा था, लेकिन अब लग रहा था, तुमने जानबूझकर मुझे जाने दिया। मैं असल में देखना चाहता था कि क्या कोई और विशेषज्ञ पीछे से तुम्हारी मदद कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आधी रात तक चारा डालने के बाद भी मैं कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ सका। देवांश ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके चेहरे पर निराशा की झलक थी। आखिरकार ईशान का जादू टोना अपने आप सीखा हुआ नहीं हो सकता था। उसके पीछे निश्चित रूप से उच्च साधना वाला कोई गुरु होना चाहिए। देवांश जो करना चाहता था वो ये था कि इस गुरु को भी बाहर निकाले और फिर बुराई को जड़ से खत्म कर दे, ताकि लंबी परेशानी और अन्य अप्रत्याशित समस्याओं से बचा जा सके। यह अफसोस की बात थी कि ईशान के भागने के दौरान उसने बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं किया और मदद मांगने का कोई इरादा नहीं दिखाया, जिसने वास्तव में देवांश को निराश कर दिया। उद्धरण चिन्ह। ईशान अब समझ गया था कि उस समय देवांश द्वारा उसका पीछा न करने का असली मकसद क्या था, और वो मन ही मन ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि इस लड़के की चालाकी वाकई बहुत गहरी थी। हालांकि ईशान के पास भी अपना तुरुप का इक्का था। तो क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे यहाँ हरा सकते हो? ईशान के बोलने के बाद उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। जिस हाथ से वो पीठ पीछे मुद्रा बना रहा था, उसने हल्के से चौड़ी फर्श से छत तक की खिड़की की ओर इशारा किया, जो तुरंत बर्फ में जम गई और नाजुक हो गई। जिस पल ईशान का शरीर उससे टकराया, उसने उसे चकनाचूर कर दिया। फिर कृत्रिम झील पर पीछे हट गया, लहरों पर चलते हुए, धारा के साथ बहते हुए और अपनी सिकुड़ी आंखों से विला की दूसरी मंजिल को देखते हुए। उसका भाव काफी विजयी था। जब तक उसके पास ये कृत्रिम झील थी, उसके पास भरोसा करने के लिए काफी कुछ था। भले ही विरोधी कोई सिद्ध महागुरु हो, उसे लगा कि उसके पास लड़ने का मौका है। उसे तेजी से पीछे हटते देख देवांश को चिंता नहीं थी कि वो भाग जाएगा, क्योंकि उसने उस पर निशान लगा रखा था। भले ही वो राख बन जाए, देवांश आसानी से उसकी जगह को महसूस कर सकता था। जब उसने ईशान को झील पर खड़े होकर एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ उसे देखते हुए पाया तो देवांश मुस्कुराया, एक बहुत ही खुश किस्म की मुस्कान। तुम्हें लगता है कि इस सर्दी की झील के आशीर्वाद से तुम फिर से काबिल हो गए हो? देवांश ने अपना सिर हिलाया। टूटी हुई खिड़की के सामने खड़ा होकर ठंडी हवा को बहने दिया। उसका चेहरा पूरी तरह तिरस्कार से भरा था। इस एक सर्दी की झील की तो बात ही छोड़ो, अगर ऐसी 10 और झीलें भी होती तो भी नीलकमल अग्नि को कोई परवाह नहीं होती। मैं काबिल हूं या नहीं, ये तो कोशिश करके ही पता चलेगा, है न? ईशान ने सिकुड़ी आंखों के साथ अपनी बात खत्म की, फिर अचानक अपनी आंखें खोली और अपना हाथ हिलाया। बर्फ के क्रिस्टल वाले 2 पानी के स्तंभ सीधे दूसरी मंजिल की बालकनी की ओर लपके। उनकी गति इतनी तेज थी कि उन्होंने सीधे हवा को रगड़ दिया, जिससे पानी के स्तंभों की नोक पर ज्वलंत लाल लपटें पैदा हो गईं, जो भयंकर रूप से जल रही थीं। ये देखकर देवांश के चेहरे पर एक बार फिर निराशा दिखाई दी। साफ था कि ईशान का हमला उसकी दिव्य चक्षु में प्रवेश नहीं कर पाया।
देवांश के एक विचार के साथ उसके शरीर से दो अदृश्य शक्तियां निकलीं, जिन्होंने सीधे उन दो पानी के स्तंभों को टक्कर मारी और उन्हें पल भर में टुकड़ों में बिखेर दिया। लेकिन अभी ये दो पानी के स्तंभ गिरे ही थे कि एक पहलवान की कमर जितने मोटे दर्जनों पानी के ड्रैगन दहाड़ते हुए उमड़ पड़े। देखते हैं इस बार तुम उन्हें कैसे काटते हो, ईशान ने ठंडेपन से चिल्लाया, उसकी आवाज़ आत्मविश्वास से भरी थी। इस बार देवांश ने उन्हें नहीं काटा, बल्कि पानी के ड्रैगन को विला की दूसरी मंजिल में घुसने दिया। विला की बालकनी की खिड़की का कांच पहले ही टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो इन पानी के ड्रैगन के जंगली प्रभाव को रोक नहीं सका। बस एक पल में बालकनी के दोनों तरफ की दीवारें पानी के ड्रैगन द्वारा नष्ट कर दी गईं, जो फिर कमरे में घुस गए, पागलों की तरह टकराते हुए, और एक सांस में उन्होंने कमरे को तहस नहस कर दिया। दीवारों में दरारें डाल दी और पूरा विला ढहने और गिरने लगा। इससे पता चला कि इन पानी के ड्रैगन की ताकत कितनी भयानक थी। विला को देखते हुए, जो पहले ही खंडहर बन चुका था, ईशान का मुंह थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। नॉर्थ मुंबई का गुरु देवांश इस रईसजादे के सामने, क्या वो अभी भी पूरी तरह से बेबस नहीं है? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, विला के खंडहरों के भीतर मलबा थोड़ा कांपने लगा, फिर अचानक आसमान में गोली की तरह ऊपर उठा और ईशान की ओर लपका। ये देखकर ईशान की आंखों में तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी। ये रईसजादा गोलियां तक रोक सकता है, तुम्हारे इन टूटे फूटे कंकड़ पत्थर और कीचड़ से क्या डरेगा? सबसे खतरनाक भ्रम यह होता है कि इंसान अपनी तैयारी को ताकत समझ ले। हथियार, स्नाइपर और 100 लेजर, ये सब सिर्फ भरोसे का सहारा होते हैं। लेकिन असली साधना किसी ट्रिगर का इंतजार नहीं करती। जब गोली हवा में रुक जाए और पानी का अजगर मिट्टी बन जाए, तब समझ आ जाता है कि लड़ाई इंसान से नहीं, उस सीमा से थी जिसे तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। और यही पल होता है जब घमंड ज्ञान के सामने टूट जाता है।